जय हिंद दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का यूपीपीएसएस प्रीलिम्स की इस स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आज की जो क्लास है इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पिछले एक वर्ष में न्यूज में रहे सभी साइंस एंड टॉपिक को उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हुए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। देखिए, मेरा पूरा प्रयास यहां पर यह रहेगा कि वो एक्सपीरियंस जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उसके अंदर जो साइंस का भूत हमेशा से विद्यमान रहता है ना, उस साइंस के भूत को भगाने का प्रयास मैं करने वाला हूं। तो आप सबको बस एक काम करना है, बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत एफर्ट करते हुए इस पूरी क्लास को कंप्लीट देखना है। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते चलना। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, जो करना वो कर लेना। बस क्लास कंप्लीट करना और चीजों को रिवाइज करते चलना, ठीक है। ध्यान दो भाई, तो साइंस का भूत भाग जाएगा। केवल आप लोगों को आने वाली 2.5 से 3 घंटे की इस क्लास को कंप्लीट करना। देखो, अभी बज रहा है आप लोगों का रात का 10:30। अगर आप टाइम देखोगे यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो रात का 10:30 बज रहा है। मैं क्लास को इस टाइम स्टार्ट कर रहा हूं। रिकॉर्ड करना मतलब ये क्लास जाएगी 1 बजे तक रिकॉर्ड होते होते। तो अगर इतना एफर्ट एक एजुकेटर कर रहा है, एक टीचर के तौर पर मैं यहां पर कर रहा हूं, तो आपकी इतनी भूमिका बनती है, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एफर्ट करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फाइनल रिजल्ट तभी यहां पर निकल करके आता है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला टॉपिक यहां पर क्या कह रहा है। पहला टॉपिक है एक समिट के बारे में, एक सम्मेलन के बारे में जो कि रिसेंट में भारत के अंतर्गत किया गया। समिट का नाम क्या है? नाम है ग्लोबल इंडिया एआई समिट। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो भारत जो है वो जीपीएआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसका एक सदस्य देश है। केवल सदस्य नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो 2024 में भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। तो यह भी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस वजह से भारत की एक भूमिका बन जाती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट रिसेंट में हो रहा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाए, उसको जिम्मेदारी पूर्ण डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने यहां पर क्या किया? ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन किया। ग्लोबल इंडिया एआई समिट आयोजन किया कहां पर गया? अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो न्यू दिल्ली का जो भारत मंडपम नामक स्थान है, यहीं पर इस आयोजन को आयोजित किया गया है। आप लोगों को यहां पर ध्यान ये देना कि यहां पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है माइटी मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला टॉपिक क्या है? मानो प्रश्न बन करके एग्जाम में क्या पूछेगा कि हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम में किया गया है। ये पॉइंट याद रहेगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तो ध्यान रखो। पॉइंट यहीं पर खत्म नहीं होता। दरअसल इसी सम्मेलन के अंतर्गत जो आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उस संगठन ने एक यहां पर डैशबोर्ड जारी किया, जो कि एक इंडेक्स आधारित डैशबोर्ड है। उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एआईपीआई। एआईपीआई डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नाम नोट कर लेना यहां पर आप लोग, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको जारी किया गया। कहां पर किया गया? तो भारत मंडपम में जब ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन किया गया था, वहीं पर आईएमएफ के द्वारा एआईपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जारी किया गया। ये है क्या भाई? दरअसल ये पूरे विश्व में 174 देशों की, 174 अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करता है और कई सारे देशों को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन से 3 कैटेगरी है? एक कैटेगरी का नाम है आप लोगों का एडवांस्ड इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एडवांस्ड इकोनॉमी। दूसरे का नाम है आप लोगों का इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड का नाम है लो इनकम इकोनॉमी, ठीक है, लो इनकम इकोनॉमी। ये 3 कैटेगरी यहां पर आईएमएफ ने अपने इस इंडेक्स के अंतर्गत बनाया है। इंडेक्स का नाम क्या है? एआईपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। 3 कैटेगरी कौन सी है? एक है आपकी एडवांस्ड इकोनॉमी, दूसरी आपकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी क्या है? लो इनकम इकोनॉमी, ठीक है, लो इनकम इकोनॉमी यहां पर, या फिर लो इनकम कंट्री यहां पर घोषित किया गया, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब आप सोच करके बताओ कि भारत को किस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया होगा? भाई भारत को हम लोग एडवांस्ड इकोनॉमी तो मानेंगे नहीं, भाई भारत लो इनकम कंट्री में भी शामिल नहीं होगा, तो किस में आएगा? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत भारत को यहां पर शामिल किया गया है। और जो भारत की रैंकिंग है, अगर आप भारत की रैंकिंग को ध्यान दोगे तो भारत की रैंकिंग यहां पर 72nd है। नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जनरली इंडेक्स वाले टॉपिक में कहीं पर मिलेगा नहीं। बहुत स्पेशली मैं इस पॉइंट को लेकर के आ रहा हूं, तो नोट करते चलना पहले पॉइंट को, ठीक है। 72nd रैंक दिया गया है। यहां पर जो इसको टोटल पॉइंट मिला है वो मिला 0.49। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो ये है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स।
इसमें यहाँ पर देखो तो 0.4 से 0.6 ये कैटेगरी के अंतर्गत भारत को शामिल किया गया है और इसकी यहाँ पर क्या रैंकिंग है, 72nd रैंकिंग है। स्कोर कितना है, तो 0.49 स्कोर यहाँ पर दिया गया है। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है AIPI के संदर्भ में, ठीक है। AIPI के संदर्भ में इतनी बातें ध्यान रखो। हमने डिस्कस कर लिया कि GPAI जो है इसकी अध्यक्षता 2024 में भारत कर रहा है। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न बनकर के एग्जाम में पूछता है कई बार, प्रश्न क्या बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। 4 विकल्प आप लोगों को दे देगा, कहेगा कि माइग्रेटरी स्पीसीज पर कोई डिक्लेरेशन है, कहेगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक डिक्लेरेशन है, कहीं पर कह देगा आतंकवाद पर डिक्लेरेशन है या फिर कुछ और। ध्यान देना, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था, जिसको पूरी दुनिया ने साइन भी किया, बहुत सारे कंट्रीज ने। तो न्यू दिल्ली घोषणा पत्र या फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, GPAI से संबंधित है। ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट के अंतर्गत आपने 3 पॉइंट यहां पर पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था, ग्लोबल इंडिया AI समिट, जिसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। मंत्रालय कौन सा, तो माइटी मंत्रालय यहां पर इन्वॉल्व है। सेकंड, इसी के अंतर्गत आपने देखा कि IMF ने एक इंडेक्स जारी किया है, उसका नाम है AIPI इंडेक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत उसने 3 देशों की कैटेगरी बनाई है, एडवांस्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री। इसमें भारत को कहां पर शामिल किया है, तो 72nd रैंक के साथ 0.49 स्कोर के साथ हमने इसको सेकंड मतलब मिडिल वाले में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में यहां पर शामिल किया हुआ है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस आप लोगों से कर दिया, ठीक है। चलो भाई, अब बढ़ते हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ध्यान देना भाई, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। देखो एक बात और समझो, भारत में कोई भी अगर हम स्वदेशी या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहे होंगे ना, तो जनरली यहां पर किसी ना किसी IIT का नाम आ जाता है, ठीक है। आज की क्लास में आप लोग देखोगे बहुत सारे IITs का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो याद करते चलना। प्लस अगर कोई प्राइवेट कंपनी को आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत आगे, तो जनरली वो टाटा की कंपनी दिख जाती है। मैं आपको एक रैंडम आइडिया दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, टाटा की कंपनी बहुत सारी जगहों पर कार्य कर रही है, तो दिमाग में इस बात को फिट करके चलना। चलो अब समझो, सेकंड पॉइंट कह रहा कि भारत ने अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप किया है। क्या है भाई, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर है, माइक्रोचिप नहीं, ध्यान रखना, ये माइक्रोचिप इमेजर है। मतलब जैसे कि जितने भी सेंसिटिव टूल्स होते हैं ना, ठीक है, उन टूल्स में हम लोग सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग करते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर चिप अगर आप देखो तो रिसेंट में उत्तर प्रदेश सरकार सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए या फिर सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट पे कार्य करने का प्रयास कर रही है। इस वजह से सेमीकंडक्टर की भूमिका वास्तव में बहुत ज्यादा है। आप मोबाइल फोन ले लो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, गैजेट ले लो, सब में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता ही होता है। और भारत चूंकि इन सब चीजों में मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है, इसलिए माइक्रोचिप इमेजर मतलब वो जो आपके सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप का निर्माण हो रहा है, उनकी क्वालिटी कैसी, उनकी क्वालिटी को नियंत्रण करने के लिए हमने यहां पर माइक्रोचिप इमेजर घोषित किया, बनाया है। कौन बनाया है भाई, तो 2 संस्थाओं का नाम ध्यान रखना, एक आपकी IIT बॉम्बे है और दूसरी टाटा की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, TCS। तो ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के भारत की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ये काम क्या करेगा, तो जो माइक्रोचिप होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स के होते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उनकी क्वालिटी कैसी है, उन क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए इस इमेजर को बनाया गया है। क्लियर है, पॉइंट ज्यादा क्लियर हो रहा है, ध्यान रखना, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। इसका निर्माण क्या है, किसने, IIT बॉम्बे और एक TCS कंपनी ने मिलकर के किया हुआ है, ठीक है। सेमीकंडक्टर होता क्या है, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में सेमीकंडक्टर पर बहुत सारे प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। मैं कुछ क्वेश्चन का सैंपल आप लोगों को दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमीकंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर है। चलो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना इसका। आगे देखो, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, फिर से प्रश्न पूछा गया। 2005 में प्रश्न आया था, 2015 में आपको फिर से एक प्रश्न दिख रहा है, 2018 में आपको फिर से एक प्रश्न दिख रहा है। तीनों प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। आप लोग कहते हो सर प्रश्न रिपीट नहीं करता, प्रीवियस ईयर से रिपीट कर रहा है भाई। जिसने 2005 में इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये 2 क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, फिर से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, आंसर सिंपल से टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया, जर्मेनियम ऑप्शन हटा दिया, यहां पर आपको ऑप्शन क्या दे दिया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, लेड। तो क्या आंसर टिक करोगे भाई आप लोग, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही फेमस सेमीकंडक्टर है। 3 प्रश्न बार बार पूछा गया, तीनों प्रश्न में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आंसर टिक करना है आप लोगों को। पीवाईक्यू के प्रश्न इसी प्रकार से रिपीट करते, एक बार दोनों ऑप्शन दे दिया था,
एक बार क्या किया, एक ऑप्शन दिया, उसके अगली बार सेकंड ऑप्शन दे दिया, तो बात बैलेंस कर दिया। ठीक है, और समझो भाई, क्वेश्चन यहीं पर नहीं खत्म होता, एक क्वेश्चन बनता जनरली इस टॉपिक से। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, प्रश्न ये है, ध्यान से नोट करिएगा, आप लोग प्रश्न समझने का प्रयास करिएगा कि परम शून्य तापमान पर, परम शून्य मतलब क्या होता है, सोचना भाई, 0 केल्विन। ठीक है, उस तापमान पर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, 4 विकल्प मैं आप लोगों को आंसर में दे रहा हूं, एक इनफाइनाइट, सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं 0, थर्ड में आप लोगों को दे रहा हूं लो, और मैं आप लोगों को डी ऑप्शन दे रहा हूं हाई। आपको यह बताना है कि परम शून्य तापमान पर, परम शून्य की इंग्लिश का तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, लेकिन परम शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर में कितनी विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपने कवर कर लिया, याद है ना दोनों टॉपिक। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीज दिमाग में बार बार घूमना स्टार्ट हो। ग्लोबल इंडिया एआई समिट दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, माइटी मंत्रालय इन्वॉल्व था, यहीं पर आईएमएफ ने एआईपीआई डैशबोर्ड जारी किया, भारत को इसने इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया है 72nd रैंक के साथ, और भारत इस बार जीपीएआई का, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्षता भी यहां पर कर रहा है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला मैंने देखा कि क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, जो कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोचिप इमेजर है, इसका निर्माण आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस ने मिलकर के किया हुआ है। ध्यान, ये बातें रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में यहां पर देना ही देना है। ठीक है, देखो मेरे साथ साथ चलोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलोगे तो बहुत मजा आएगा, चीजें याद होती चलेगी, कभी भूलेगा नहीं दोबारा से, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगला क्लास देखो भाई, अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक कह रहा है कि भारत की पहली काल्टी सेल थेरेपी। आपको सर काल्टी सेल थेरेपी क्या होता है, काल्टी सेल थेरेपी का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करना। काल्टी सेल थेरेपी मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर आप ध्यान दोगे तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कहा जाता है। आपको अगर सर मतलब तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने बस फुल फॉर्म बता दिया, तो मतलब समझने का प्रयास करो। दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की जो इम्यून सिस्टम होती है उसको डेवलप करने के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे लुकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, ऐसे डिसीज में जो कैंसर से संबंधित होते हैं, इन डिसीज में उसका इलाज के तौर पर काल्टी सेल थेरेपी का प्रयोग करते हैं। हाल ही में भारत की पहली काल्टी सेल थेरेपी का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नाम नोट कर लेना, नेक्सकार 19। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, प्रश्न क्या बनेगा पता है, प्रश्न बनेगा हाल ही में चर्चा में रहा नेक्सकार 19 क्या है। पहला ऑप्शन देगा एक सुपरसोनिक कार, आप कहोगे सर सही तो लग रहा है यार, टिक कर देते हैं। ठीक है, कोई कहेगा टेस्ला की कोई कार है, हाँ टिक कर सर, कोई कहे इलेक्ट्रिक कार है, टिक करते। अरे कार नहीं है, ये एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, जो कि भारत में पहली बार लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया। किसने किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसने किया है, क्योंकि यहां पर खुद जो प्रेसिडेंट महामहिम जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो 2 चीजों का नाम ध्यान रखना, एक आईआईटी और एक टाटा की कोई कंपनी। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर ध्यान दो भाई, ये आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर, इनके द्वारा इस थेरेपी की जो पूरी प्रक्रिया है उसका उद्घाटन किया गया है। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के अलावा एक कंपनी और है, जो कि आईआईटी बॉम्बे की एक स्टार्टअप कंपनी है, वहां किसी व्यक्ति की स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है इम्यूनो एक्ट, ध्यान दीजिएगा, इम्यूनो एक्ट कंपनी है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट, इन तीनों ने मिलकर के भारत की पहली काल्टी सेल थेरेपी, जिसका नाम क्या है, नेक्सकार 19, नेक्सकार 19, इसका उद्घाटन किया। किसने किया, तो भारत की प्रेसिडेंट जो महामहिम है, वो महामहिम यहां पर खुद प्रेजेंट थी और उनके द्वारा इसका उद्घाटन यहां पर किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, प्रश्न बनकर के आएगा ही आएगा यहां पर। ये भारत की पहली स्वदेशी तकनीक है काल्टी सेल थेरेपी वाली। ठीक है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला टॉपिक देखो भाई, अगला टॉपिक फिर से कह रहा है कि भारत की पहली, हम लोग सारी भारत की पहली टॉपिक को एक ही बार में देख ले रहे हैं, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी, हाइपर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत तेज वेलोसिटी, करीब 3000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3000 मीटर पर सेकेंड को जनरली हम लोग हाइपर वेलोसिटी कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है, आईआईटी कानपुर के अंतर्गत। फिर से आईआईटी का नाम यहां पर आ रहा है, नोट कर लेना, आईआईटी कानपुर के अंतर्गत किया गया, क्या किया गया है,
तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का उद्घाटन। इसका नाम रखा गया बड़ा प्यारा सा, जिगर, जिगर का कलेजा, ठीक है, जिगर ठंडा इसका नाम रखा गया है। और ये है क्या, ये एक एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी है जो कि आईआईटी कानपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका पर्पस क्या है, देखो पर्पस समझने का प्रयास करो। इसका पर्पस बहुत सिंपल सा है कि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको सटीक निशाना लगाने के लिए, तैयार करने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उसके उसमें रिसर्च करने के लिए इस एक्सपेंशन टनल सुविधा की स्थापना किया गया। कहां पर, आईआईटी कानपुर के अंतर्गत। याद रहेगा, क्लियर। आईआईटी कानपुर के अंतर्गत पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा जिसका नाम जिगर ठंडा है, उसको स्टैब्लिश आईआईटी कानपुर के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हमारी होती हैं उनका निशाना बहुत अचूक लगे, बहुत सही निशाना लगे, और उसके लिए इनको तैयार किया जाए, उस संदर्भ में रिसर्च यहां पर किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, अगला कह रहा है कि हाल ही में एक नैनो सेंसर डेवलप किया गया है। तो नैनो सेंसर क्या होता है भाई, समझने का प्रयास करो। देखो, ये जो नैनो सेंसर डेवलप किया गया है ना, ये साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो एक प्रकार का प्रोटीन का समूह होता है जो कि कोशिकाओं को, सेल्स को नियंत्रित करता है। किस प्रकार की सेल्स को, जो सूजन के लिए बायोमार्कर के तौर पर कार्य करते हैं, स्वेलिंग के लिए एक बायोमार्कर के तौर पर कार्य करते हैं। जैसे मानो आपको कहीं पे चोट लगा, स्वेलिंग हो गया, कहीं पे सूजन हो गया, आपको कहीं पे इंटरनल स्वेलिंग हो गया, तो उसकी पहचान करने के लिए इस नैनो सेंसर को डेवलप किया गया है। ठीक है, इस नैनो सेंसर को क्या किया गया है, डेवलप किया गया। एक प्रकार का बायोमार्कर होगा जो कि बीमारियों के इलाज में बहुत मददगार साबित होगा। कौन खोज किया होगा, ऑब्वियसली कोई आईआईटी खोज किया होगा। कौन सा आईआईटी है भाई, तो आईआईटी जोधपुर। नोट कर लेना इस पॉइंट को, आईआईटी जोधपुर के द्वारा नैनो सेंसर जो कि साइटोकाइंस का पता लगाएगा। साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो एक सेल्स को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का समूह होता है जो कि एक बायोमार्कर के तौर पर कार्य करता है कि जहां पर स्वेलिंग हो रही है वहां पर पता चल जाता है। इसके माध्यम से हम लोग कई सारे डिसीज का, कई सारे बीमारियों का निदान बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। और इसको डेवलप किसने किया है, तो आईआईटी जोधपुर ने डेवलप किया है। आईआईटी जोधपुर ने डेवलप किया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ो। ये जो पूरा टेक्नोलॉजी यहाँ पर निर्माण किया गया है, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जिस तकनीक का प्रयोग किया गया उस तकनीक का नाम है सर्स। नोट कर सकते हो आप लोग चाहो तो, उसका नाम है सर्स। पूछ सकते हैं, जैसे मानो अगर दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाकर दे दे, पहला स्टेटमेंट दे दे कि हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने एक नैनो सेंसर डेवलप किया है जो कि मॉर्टेलिटी रेट को, मृत्यु दर को कम करेगा। कैसे कम करेगा भाई, बीमारी का इलाज कर रहा है, ठीक है, तो मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। मानो पहला स्टेटमेंट दे दे यही कि आईआईटी जोधपुर ने अब एक नैनो सेंसर डेवलप किया जो कि मृत्यु दर को कम ही करेगा। सेकंड, यह तकनीक सर्च आधारित है। सर्च क्या है, तो सरफेस इनहेंस्ड रमन स्कैटरिंग इंपैक्ट, ध्यान रखना। सरफेस, एस फॉर सरफेस मतलब सतह, इनहेंस्ड मतलब बहुत ज्यादा उसको बढ़ाया जा रहा है। रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब रमन स्कैटरिंग क्या होती है आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पे कई सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि कुछ प्रश्न यहाँ पर ध्यान दो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट करती है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, 2016 में ये प्रश्न पूछा, इसका आंसर क्या होगा, 28 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी टू, किस लिए, मतलब किस उद्देश्य हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि इस दिन रमन इफेक्ट की खोज किया गया था, और ये वही रमन इफेक्ट है जिसका प्रयोग किया जा रहा है किसमें, नैनो सेंसर को डेवलप करने के अंतर्गत। तो जिस तकनीक का प्रयोग किया गया उसका नाम क्या है, सर्स, SERS मतलब सरफेस इनहेंस्ड रमन स्कैटरिंग। एक बार सुनोगे ना, कोशिश करोगे तो चीजें याद होना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, मैं एफर्ट कर रहा हूं, क्लास जब हम खत्म करेंगे मैं इस पूरे टॉपिक को आप लोगों को रिवाइज करा करके जाऊंगा, तो निश्चिंत रहना, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मैं जब यहाँ पर बैठा हूं तो निश्चिंत होकर आप लोग बस पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो भाई, क्लियर हो गया ना। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, अब देखो फिर से 2003, 2002, 1990, 1993, कितनी बार से इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। क्या चाहते हो आप लोग, इससे ज्यादा क्या रिपीटिशन करे किया जाएगा एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करके जाना, कम से कम मिनिमम 15 से 20 साल का पेपर अच्छे से लगा करके, प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके तभी एग्जाम हॉल में जाना, तभी असली फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए और भी है। इंपॉर्टेंट सूचना केवल इतनी है कि एक फ्री मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर 3000 प्लस एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, ये फ्री है, पूरा का पूरा टेस्ट, ये पूरा टेस्ट आप लोगों का फ्री होने वाला है। इसमें प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, आंसर बुकलेट दिया जाएगा,
डिस्कशंस भी होंगे इसके, प्लस बाइलिंगुअल पूरा पेपर होने वाला है। 15 सितंबर को इस पेपर का आयोजन होगा। गोरखपुर में केवल ये ऑफलाइन टेस्ट है, बाकी हर जगह पे ऑनलाइन होगा, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लो, बहुत जरूरी है। 15 सितंबर मतलब आने वाले संडे को ये टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आई होप कि जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लगातार, वो टॉपिक आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। देखो एक न्यूज क्या है भाई, आईआईटी पटना ने क्या किया, रचा इतिहास। फिर से आईआईटी का नाम आ गया। कोई ना कोई आईआईटी आपको हमेशा न्यूज में मिल जाएगा। क्यों भाई? तो इसने सूटकेस इन्वर्टर को खोजा है। इसी सूटकेस इन्वर्टर को हम लोग कॉम्पैक्ट इन्वर्टर भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कॉम्पैक्ट इन्वर्टर। कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ? आपके घर में एक इन्वर्टर होगा जिसके अंतर्गत बैटरी अलग होगी, इन्वर्टर अलग होगा। आपसे उठाने को कहा जाएगा तो आप ना तो दोनों दोनों नहीं उठा पाओगे, बैटरी तो छोड़ो, इन्वर्टर भी आप नहीं उठा पाओगे। ठीक है, हैवी होता है ना भाई। लेकिन यहां पर आईआईटी पटना ने यहीं पर एक डेवलपमेंट किया। उसने क्या किया? उसने सूटकेस इन्वर्टर बना दिया। देखो कहने को ये सूटकेस इन्वर्टर लग रहा है, लेकिन है ये भी हैवी। बट इसमें एक अच्छी बात यहां पर ये, इसमें बैटरी और इन्वर्टर दोनों को मर्ज कर दिया कि दोनों अलग अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है। और इसमें लिथियम प्लस बैटरी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। लिथियम प्लस बैटरी का प्रयोग किया गया है, और इसलिए आईआईटी पटना को इस कॉम्पैक्ट इन्वर्टर या फिर मैं कहूँ तो सूटकेस इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। पेटेंट प्राप्त हो, देखो जीआई टैग जब आप लोग पढ़ते हो कहीं पर भी, तो जीआई टैग हम लोग 10 वर्ष के लिए प्राप्त करते हैं। किसी भी चीज के लिए 10 वर्ष के लिए जीआई टैग मिलता है। लेकिन जो पेटेंट होता है वो 20 वर्ष के लिए मिलता है। इसलिए आईआईटी पटना को 20 वर्ष के लिए कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट यहां पर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा इतनी बातें, बहुत क्लियर बातें मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, रिवाइज करेंगे हम लोग, निश्चिंत रहना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला टॉपिक देखो। विश्व की पहली, ध्यान रखना, विश्व की पहली, मैं भारत की पहली की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की पहली 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। ये जो कलम हम लिख रहे हैं ना, ये कलम नहीं, ऑब्वियसली ये वाली कलम। ठीक है, विश्व की पहली, ठीक है, विश्व की पहली बायोडिग्रेडेबल पेन का यहां पर निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो एक भारत की स्टार्टअप है। ठीक है, भारत की स्टार्टअप है, बहुत प्यारे से स्टार्टअप है। उसका नाम पता है क्या है? नोट पेन। नाम भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, उसका नाम है, यहाँ पर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो क्या नोट कर ही लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट पेन। ठीक है, नोट पेन ये किसकी कंपनी है? इसके जो मालिक है उनका नाम है सौरभ एच मेहता। जिसके ओनर हैं उनका नाम है सौरभ एच मेहता। दरअसल इनकी पेन का पारंपरिक बिजनेस भी रहा है, पेन के निर्माण का, कलम के निर्माण का बहुत पारंपरिक बिजनेस भी रहा है। हाल ही में इन्होंने एक नया रिसर्च यहाँ पर किया और नोटपेन नाम से अपने एक स्टार्टअप बनाया, जो कि विश्व की पहली 100%, देखो इससे पहले भी बायोडिग्रेडेबल पेन का निर्माण किया जा चुका है। मैंने खुद एक पिछले साल मुझे एक पेन गिफ्ट में मिला था। पेन क्या था? उसका जो बाहरी पोर्शन था वो कागज का बना हुआ था, मतलब दफ्ती को बहुत अच्छे तरीके से उसने बनाया गया था। और उसमें पीछे कुछ सीड्स डाले गए थे प्लांट्स के, जिसको आप यूज करने के बाद प्लांट्स भी वहां से उगा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो रिफिल थी वो प्लास्टिक की थी। लेकिन ये जो पेन का निर्माण किया गया है, ये पेन क्या है? ये कंप्लीट तौर पर 100% बायोडिग्रेडेबल है। जैसे इस रिसर्च में पता भी चला, इस सौरभ एच मेहता का मैं स्टेटमेंट दे रहा था, उन्होंने बताया कि अगर आप आज से 70 वर्ष पहले किसी पेन का प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया होगा, मतलब आजादी के टाइम पर किसी क्रांतिकारी ने कोई पेन का प्रयोग किया होगा, तो उस पेन आज भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद होगा, डिकम्पोज नहीं हुआ होगा, प्लास्टिक का पेन। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का निर्माण कर दिया गया है। किसने किया है? तो सौरभ एच मेहता ने किया है। कंपनी का नाम क्या है? नोटपेन कंपनी का नाम है। इसके अंतर्गत जो पेपर है वो भी रिसाइकल्ड, सॉरी जो रिफिल है वो रिसाइकल्ड पेपर से बनाया गया है। जो इंक है वो भी नॉन टॉक्सिक इंक है। और यहाँ पर जो भी इसका एक्सटीरियर पोर्शन है, आप यहाँ पर देखो तो बंबू का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, वो बंबू का प्रयोग करके बनाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यही नोट पेन इनकी कंपनी का नाम यहाँ पर है। ठीक है, तो इतने पॉइंट ध्यान रहेगा, बस सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा अपडेट था। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट याद हो जाएगा। अगला पॉइंट बहुत ईजी है लेकिन बिना मतलब का पॉइंट है। अब देखो मतलब साइंस में रिसर्च के नाम पर कुछ भी कर दे रहे हैं। मतलब टीबी तक ठीक था, स्मार्ट टीबी आ गया, चलो वो भी ठीक है। अब टीबी को तो स्मार्ट करने के बाद उन्होंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, लो भाई हम गायब ही कर देंगे टीबी को हम खिड़की बना देंगे। तो इन्होंने क्या किया, किसने? एलजी सिग्नेचर। एलजी सिग्नेचर जो कंपनी है, मतलब रिसर्च के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है इन्होंने, और विश्व की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये विश्व की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी है।
ठीक है, अब देख लो पीछे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मतलब अपने अपने लोगों के शौक हैं, लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो हो रहा है। किसने किया? तो एलजी सिग्नेचर ने किया है, नोट कर लेना। एक सिंपल सा बस यही पॉइंट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने को और याद करने को पॉइंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहां पर बनाई गई है और किसने बनाया हुआ है? ठीक है, तो नोट करना, इसका निर्माण किया आपका टोक्यो यूनिवर्सिटी ने। किसने? टोक्यो विश्वविद्यालय ने निर्माण किया है। कहां पर? तो चिली के अटकामा मरुस्थल में। ये देख लो ना, ये आपका मरुस्थल इलाका है, ठीक है, ये पूरा देखो आपका एक रेगिस्तान इलाका, डिजर्ट इलाका है। वहीं पर अटकामा वेधशाला चिली में, अब चाहो तो ऐसे भी नोट कर लो, चिली में अटकामा ऑब्जर्वेटरी को स्टेब्लिश किया किसने किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया हुआ है। तो चिली के अटकामा के अंतर्गत सेरो चांजन तोरे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आप लोगों को, चाहो तो उसको नोट कर लेना, सेरो चांजन तोरे, इसके शिखर पर, इसके चोटी पर इसका निर्माण यहां पर किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब प्रश्न बनकर के आएगा कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? तो चिली के अटकामा मरुस्थल में सेरो चांजन तोरे, इसके शिखर पर इसको स्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा। याद रहेगा ना, सिंपल सी पॉइंट है, वहां पर कुछ नहीं था तो एक हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को स्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, याद कर लेना, बहुत सिंपल सी बात है। चलो अगला देखो, हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है, इस पर प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न बनकर के आया हुआ है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है हमारे यहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस पर बहुत सारी टिप्पणियां होने लगी, बहुत सारी इसमें समस्याएं आने लगी, और अभी रिसेंट में जो गवर्नमेंट है, जो कि इसके आयोजन में केवल और केवल एक इन्वेस्टर के तौर पर कार्य करती है, मतलब यहाँ पर वो केवल ग्रांट देती है, कुछ केवल पैसा देती है, उसने इस बार अपना पैसा देने से भी मना कर दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 वर्षों में पहली बार, मतलब इसकी स्थापना, इंडियन साइंस कांग्रेस की जो शुरुआत है वो 1914 में किया गया था। ठीक है, 1914 में इसको शुरुआत किया गया था पहली बार। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है, उसी के अंतर्गत इंडियन साइंस कांग्रेस यहाँ पर आता है। ठीक है, इस बार इसका आयोजन आपका होने वाला था एलपीयू में। अब यहाँ पर करोगे ऐसे कॉलेज में इसके आप आयोजन करोगे तो क्या ही होने वाला है, आयोजन यहाँ पर होने वाला था, बहुत सारे विवाद हो गए, कई सारे इरेगुलरिटीज के इसके ऊपर आरोप लग गया इसके आयोजकों पर। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई हम यहाँ से अपना हाथ पीछे खींचते हैं और अब हम इसको यहाँ पर आयोजन नहीं कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इन द 100 ईयर इंडियन साइंस कांग्रेस, दरअसल जब भी इसका आयोजन होता था तो भारत के प्रधानमंत्री जनरली यहाँ पर जाते थे, उसका उद्घाटन करने आते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस बार की जो इसकी थीम थी, आप लोग थीम भी एक बार नोट कर लेना, पूछ सकता है, थीम यहाँ पर ये थी कि द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, बस याद क्या करना, समझो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल फ्यूचर में क्या भूमिका है। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर में, सतत भविष्य में, भाई जिस कांग्रेस का खुद ही भविष्य यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको, उसको खुद ही सस्टेन नहीं कर पाया इंडियन साइंस कांग्रेस, वो सस्टेनेबल फ्यूचर पर एक आयोजन यहाँ पर करने वाला था। याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, याद कर लेना कि इंडियन साइंस कांग्रेस की इस बार की थीम थी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। लेकिन सस्टेन ये खुद ही नहीं कर पाया, सरकार ने यहाँ पर अपना हाथ पीछे कर लिया है, और 100 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दरअसल क्या हुआ, मैं आपको कारण बताता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से इस पूरी संस्थान के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे। आरोप ये लग रहा था कि इसके अंतर्गत कोई भी गंभीर चर्चा नहीं हो रही है, बिना मुद्दों पर बहस किया जा रहा है, जो इसके अंतर्गत जो स्यूडो साइंस है ना, मतलब एक काल्पनिक दुनिया विज्ञान की, केवल उन दुनियाओं उन मुद्दों पर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के, कोई भी स्पीकर यहाँ पर आकर के बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई रिसर्च के कुछ भी स्टेटमेंट देके चला जा रहा है। इस वजह से इंडियन साइंस कांग्रेस की बहुत सारी आलोचनाएं हुआ था। कई लोगों ने, कई शीर्ष वैज्ञानिकों ने ये डिमांड भी किया था सरकार से कि जो यहाँ पर उसको फंडिंग दी जा रही है, फंडिंग रोक दिया जाए, और इस बार सरकार ने वो काम यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी घटनाक्रम को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई अगला पॉइंट, अब हम लोग डिफेंस सेक्टर पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने भारत का पहला, देश का पहला, विश्व का पहला कुछ पॉइंट्स देखा था। अब यहां से डिफेंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना। देखो रुद्रम टू क्या है भाई, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये आप लोगों की एक रुद्रम 2 है। ठीक है, रुद्रम 2, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया डीआरडीओ के द्वारा। नोट करना, डीआरडीओ के द्वारा चूंकि इसका निर्माण हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम 2, जो कि आपकी सॉलिड प्रोपेलेंट
वायु प्रक्षेपित मिसाइल है और ये करेगी क्या, तो ध्यान समझना। ये आप देख लो कि ये एक वायुसेना का एक जहाज है, उसका नाम है सुखोई 13 MK1। ठीक है, सुखोई 30, मैं यहाँ पर बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, MK1। इसके माध्यम से इस मिसाइल पर को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी जो फोटो देख रहे हो, फोटो क्या दिख रहा है, एक कोई जहाज है एयरफोर्स की, उस जहाज का नाम है सुखोई 30 MK1। इससे हम इस रुद्रम को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि हवा से सतह पर, ठीक है, एयर टू सरफेस टारगेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, तो मानो प्रश्न पूछता है कि रुद्रम 2 क्या है, तो एयर टू सरफेस एक मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया है। इसको सुखोई 30 MK1 से प्रक्षेपित करके टेस्ट यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चूंकि अभी तक हमारे पास रुद्रम है नहीं फाइनली अच्छा सा काम करता हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रशिया से और अन्य देशों से बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे मिसाइलों को इंपोर्ट करते हैं और उनका यहाँ पे प्रयोग करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारा रुद्रम खुद स्वदेशी है, इसका निर्माण जब हो जाएगा, सफल परीक्षण यहाँ पर हो चुका है, तो इसको अब हम लोग सुखोई 30 में लगा करके घूम घूम कर फायर करते चलेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर फंक्शन है। तो रुद्रम 2 ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड प्रोपेलेड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, यहाँ पर रेंज है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर दूर किसी भी ठिकाने को, किसी भी टारगेट को ये मार सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, रुद्रम 2 नाम है। ध्यान रखना, एयर टू सरफेस मिसाइल है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पर कई बार प्रश्न बनकर के आया हुआ है। ठीक है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये फोटो लेकर के आया कि आप लोग के दिमाग में एक इमेज बनना प्रारंभ हो। एक सुखोई 30 हवा में जा रहा था, वहां से हमने क्या किया, रुद्रम को छोड़ा जो कि जमीन पर किसी टारगेट पर जाएगा और टारगेट को तहस नहस करेगा। ये इसका पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, रुद्रम 2 नाम है, डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। सुखोई 30 से इसको छोड़ करके अभी इसका ट्रायल लिया गया था यहाँ पर। ठीक है, एक सॉलिड प्रोपेल्ड ये मिसाइल है। ठीक है, 300 किलोमीटर का इसका यहाँ पर क्या है, रेंज है। इतने सारे डायमेंशन को आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रहेगा, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, मैं डिस्कस करूंगा, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा रिपीट करके, तो परेशान मत होना। आईएनएस जटाऊ क्या है, देखो क्या होता है ना कि जो नौसेना होती है कई सारी जगहों पर नौसैनिक अड्डा बनाती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उस जगह से वो अगल बगल के एरिया में अपनी तुरंत पहुंच को सुनिश्चित कर पाए। इसी के अंतर्गत जो हमारी नौसेना है उसने लक्षद्वीप में इससे पहले भी एक नौसैनिक अड्डा बनाया था, उसका नाम था आईएनएस दीपरक्षक। ध्यान रखिएगा आप लोग, उसका नाम क्या था, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को, आईएनएस दीपरक्षक। दीपरक्षक ये कहां पर बनाया गया था, तो लक्षद्वीप के कवरत्ती में, कवरत्ती आइलैंड जो है वहीं पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो लक्षद्वीप का पहला नौसैनिक अड्डा उसका नाम है आईएनएस दीपरक्षक, जो कि कवरत्ती में लोकेटेड है। सेकंड जिसका निर्माण अभी रिसेंट में किया गया उसका नाम है आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु ये कहां पर बनाया गया है, तो इसका निर्माण किया गया मिनिकॉय आइलैंड पर। मिनिकॉय आइलैंड पर इसका निर्माण किया गया है, मिनिकॉय द्वीप पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये 2 नौसैनिक अड्डा अभी लक्षद्वीप में कार्य कर रहा है। स्टेटमेंट देगा आपसे, पहला स्टेटमेंट क्या देगा पता है, कि आईएनएस जटाऊ लक्षद्वीप का एकमात्र नौसैनिक अड्डा है। आप टिक करके आओगे कि हाँ सर अभी रिसेंट में पढ़ा था, नहीं, ध्यान रखना, वो एकमात्र नहीं है, वो दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पहले आईएनएस द्वीपरक्षक जो है, आईएनएस द्वीपरक्षक वो कवरत्ती आइलैंड में कार्य कर रहा है। अभी आईएनएस जटायु का हमने निर्माण किया है कहां पर, मिनिकॉय आइलैंड पर। ठीक है, मिनिकॉय के संदर्भ में आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट पता भी होगा कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी जो आइलैंड है वो किस डिग्री लाइन से डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या है, 9 डिग्री लाइन। मतलब जो 9 डिग्री की जो आपकी लेटीट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है, वो मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स को अलग अलग विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप की ये बात याद होगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जटायु की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो जटायु के संदर्भ में एक पॉइंट और ध्यान रखना जो कि रिसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूपी स्पेशल का संदर्भ टॉपिक है। ठीक है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र। ठीक है, विश्व का पहला, ध्यान रखना, इंडिया का नहीं, यूपी का नहीं, विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो निर्माण का उद्घाटन कर दिया गया। अभी तो उपराष्ट्रपति महोदय आए हुए थे, मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे, उन्होंने उनकी तरह उद्घाटन किया गया। ठीक है, 4-5 दिन पहले ही घटना है ये। गोरखपुर की कैंपियरगंज रेंज में दुर्लभ प्रजाति के लाल गर्दन वाले, ध्यान रखना, लाल गर्दन वाले गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस पूरे केंद्र में 6 राज्य गिद्ध नर और मादा यहाँ पर लेकर के आए गए हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और उनके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 40 जोड़े राज्य गिद्ध यहाँ पर
फाइनली भविष्य में यहाँ पर छोड़ने की हमारी तैयारी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है? गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में। कितने राजगीर यहाँ पर लेकर के आए गए हैं? तो 6 राजगीर हैं, जो कि नर और मादा दोनों हैं, जोड़ा है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, 6 राजगीर यहाँ पर लेकर के आए गए हैं। याद रहेगा। आईएनएस जटायु कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर आईएनएस जटायु है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी द्वीप 9 डिग्री लाइन से डिवाइड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएनएस द्वीप रक्षक कवरत्ती आइलैंड में पहले से ही कार्य कर रहा है। तो इतने पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। यही आपका आईएनएस जटायु है। देखो ये आपका क्या है? आईएनएस जटायु है। ये उसका यहाँ पर साइन है जटायु का, आईएनएस जटायु का। ठीक है, याद रहेगा इतना पॉइंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना। चलो अब देखो अगला है MPATGM। कहोगे सर ये क्या, ये याद कैसे होगा? मैं याद करा रहा हूँ, समझो। MPATGM का मतलब समझो पहले। ATGM का मतलब समझो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ATGM क्या हो गया? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। टैंक रोधी मतलब क्या? अगर पाकिस्तान का कोनो टैंक आ गया सामने से, वैसे तो है ये नहीं है, आएगा क्या वो, लेकिन मानो अगर आ गया सामने से तो टैंक को भेज देगा, तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन कैसा है? मैन पोर्टेबल है। मैन पोर्टेबल है मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाया जा सकता है, बहुत ही इजीली इसको लॉन्च कर सकता है। इसका नाम है MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब यहाँ पर देख रहे हो एक हमारे जवान है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? इसको बहुत ही इजिली रख करके यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये MPATGM ये चीज, ठीक है, आपका ये चीज है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, ये किसी प्रदर्शनी में इसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये आप लोगों का है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। टैंक को तहस नहस कर देगा, समाप्त कर देगा, इसकी खासियत यहाँ पर यही है। ठीक है, ये थर्ड पीढ़ी का ATGM है, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। प्लस अब देखो इसका अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपके 200 मीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। इतने डिस्टेंस तक किसी को भी तहस नहस कर सकता है। पाकिस्तान में कौन आने दो, ठीक है, उड़ा देगा पाकिस्तान को, ऐसा ऐसा कर देगा। ठीक है, ये आपका MPATGM। ठीक है, याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा मुझे पता है, बट मैं याद कराऊंगा। ठीक है, अब समझो, आगे बढ़ो। स्मार्ट मिसाइल, केवल स्मार्टफोन नहीं होता है, स्मार्ट मिसाइल भी होती है। ठीक है, हम तो स्मार्ट है ये नहीं है, हम स्मार्टफोन का प्रयोग भले करते हैं, लेकिन स्मार्ट मिसाइल के बारे में हमको पढ़ना है। देखो स्मार्ट मिसाइल क्या है, नाम समझना है स्मार्ट मिसाइल का। ठीक है, स्मार्ट मिसाइल का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये जो टी है ना, ये टी टॉर्पीडो को दर्शा रहा है। टॉर्पीडो क्या होता है पहले समझना प्रयास करें। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक जल के अंतर्गत जाने वाला मिसाइल है, स्पेशल काइंड का मिसाइल होता है, जो कि जल के अंदर अपने टारगेट को ढूंढ करके तहस नहस करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉर्पीडो। ये एक सिगार का बेस, जैसे जो मिसाइल में आप देखोगे ना, जनरली सिगार टाइप का स्टार्टिंग होती है। ठीक है, जैसे बहुत तिरकनुमा होता है, तो वो उसको हम कहते हैं टॉर्पीडो। जब उसको हम लॉन्च करते हैं तो पानी के अंदर वो अपने टारगेट को ढूंढता है और तहस नहस करता है। ठीक है, स्मार्ट क्या है, स्मार्ट मिसाइल क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझना, तो मिसाइल का मतलब क्या होता है? मिसाइल केवल और केवल, जैसे आपके यहाँ पर डिलीवरी बॉय होता है ना, कि आपने कोई सामान ऑर्डर किया, वो डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, ले आकर के आपके पास पहुंचा रहा है। मिसाइल का पर्पस केवल इतना है, वो किसी एक चीज को, किसी एक पेलोड को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाता है। मिसाइल का फंक्शन केवल इतना है। ये जो स्मार्ट मिसाइल है, इसमें क्या है कि टॉर्पीडो को लगाया गया आगे, ठीक है, ताकि टॉर्पीडो को उसके टारगेट जगह पर पहुंचा पाए। स्मार्ट मिसाइल का फंक्शन ये, फिर समझना, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, ये टॉर्पीडो को रिलीज करेगा आगे चल करके। ठीक है, ये आपका है स्मार्ट मिसाइल। समझो कैसे होता है, देखो मानो ये आपका, अब यहाँ पर देख लो ना, ये स्मार्ट मिसाइल को से लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कोई एक सरफेस था, कोई एक प्लेन था, कोई एक जगह थी, मतलब एक शिप था, वहां से लॉन्च किया हमने। अब ये क्या करेगा? बैलिस्टिक रूट फॉलो करेगा। रूट फॉलो करते हुए एक आगे हाई तक जाएगा। उसके बाद जो टॉर्पीडो है उसको रिलीज करेगा पैराशूट के माध्यम से, वो पानी के पास पहुंचेगा, और जब पानी के अंदर घुसेगा तब अपने टारगेट को ढूंढता हुआ क्या करेगा, एकदम सटीक निशाने पर जाकर के जो पनडुब्बी अंदर होगी दुश्मन देश की, उस पनडुब्बी को उड़ा देगा। ये इसका फंक्शन है स्मार्ट मिसाइल का। ठीक है, तो टॉर्पीडो क्या होता है, टॉर्पीडो का फंक्शन क्या होता है, स्मार्ट मिसाइल का फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर याद क्या करना है। स्मार्ट मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा के पास जो कलाम आइलैंड है, ठीक है, अब्दुल कलाम के नाम पर जो आइलैंड का नाम रखा गया है कलाम द्वीप, तो उस कलाम द्वीप पर उड़ीसा में इसका परीक्षण यहाँ पर किया गया। ठीक है, दरअसल जब ये अपने
जब सबमर्ज सबमरीन के पास पहुंचता है तो क्या करता है ना, जब टॉर्पीडो निकल जाएगा तो अपने टारगेट को बहुत ही ऑटोनोमस वे में ढूंढता हुआ, ठीक है, अपने टारगेट पर जाकर के जो सबमरीन जो पनडुब्बी उसको टारगेट करनी है उस पर जाके बहुत ही एग्जैक्टली टारगेट करके आएगा। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत, ठीक है, बहुत बड़ी खासियत है। अभी हाल ही में एक वरुणास्त्र, ठीक है, वरुणास्त्र का निर्माण हमारे यहाँ द्वारा किया गया था। वरुणास्त्र क्या है, तो ये स्वदेशी तौर पर हैवी वेट का एक टॉर्पीडो है जिसको हमारे यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो एक टॉर्पीडो का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र ध्यान रखना। स्मार्ट मिसाइल क्या है, तो स्मार्ट मिसाइल उस टॉर्पीडो को अपने टारगेट जगह पे पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये इसका फुल फॉर्म है, टॉर्पीडो को रिलीज करेगा। कहां पर परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, पैरासूट आधारित रिलीज प्रणाली। यहाँ पर देखो पैरासूट यहाँ पर खुल जाता है, रिलीज होता है, यहाँ पर गिरता है। उसका जब टॉर्पीडो वाटर में प्रवेश करेगा, क्या करेगा, अपने एक सर्च पैटर्न बनाएगा, अपना एक सर्च पैटर्न बनाएगा, ढूंढने का एक अपना रास्ता खोजेगा और ढूंढ करके जहां भी उसका टारगेट होगा उसको उड़ा देगा। ये इसका पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो मैं आ गया। अब देखो भाई, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FWD-200B। प्रश्न क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा FWD-200B क्या है। कहेगा पहला पॉइंट एक्सोप्लेनेट, कोई क्षुद्र ग्रह है। सेकंड दे देगा कोनो समुद्र में खोजा गया एक जीव है। ठीक है, कहीं पे प्रश्न दे देगा कि भाई कोनो एक अलग ही कुछ चंद्रमा पर खोजा गया एक पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या देगा कि ये एक भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक बॉमर है, मतलब बम गिराएगा, बम वर्षा करेगा। ठीक है, मानो जाके पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस करके बम वर्षा करनी है तो FWD-200B का प्रयोग किया जाएगा। ये भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला स्वदेशी, नोट कर लेना इस बात को, भारत का पहला है, भारत का स्वदेशी है बम वर्षक अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। ठीक है, यूएवी है, बम वर्षक यूएवी है ये, ठीक, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, यही है आप लोगों का FWD-100B 200B। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, तो नोट कर लो, इसका निर्माण किया एक कंपनी, उसका नाम है फ्लाइंग वेज। ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस। ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये अमेरिका के, आपने एक ऐसे बम वर्षक का नाम सुना होगा, उसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन। ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन। प्रश्न कभी कभी ये पूछता है कि प्रीडेटर ड्रोन किस देश का है। ठीक है, तो ये है अमेरिका का। इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ना, वो जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो हमारी कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस, इस कंपनी ने जो इसका निर्माण किया है, इसकी कॉस्ट पड़ी है करीब FWD-200B की 25 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी कॉस्ट पड़ी है करीब 25 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं पर इसी के समतुल्य अमेरिका का जो प्रीडेटर ड्रोन है उसकी कॉस्ट पता कितनी है, 25 करोड़ गुणे 10, मतलब 250 करोड़ का, सेम 10 गुने का अंतर यहाँ पर आ जा रहा है। मतलब हमने जो स्वदेशी तकनीक के आधार पर इस बम वर्षक यूएवी को डेवलप किया है वो 10 गुना सस्ता है। ठीक है, और उसी के टक्कर का हमारे पास है। तो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी क्या है, FWD-200B। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने निर्माण किया है, तो फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में 5वीं MCA बार्ज नौसेना में शामिल किया। ठीक है, ध्यान रखना, दो तीन बातें समझो। महाराष्ट्र में, ठीक है, पहली बात महाराष्ट्र में क्या, तो 5वीं MCA मतलब क्या है, मिसाइल कम एम्यूनेशन। ठीक है, मिसाइल कम एम्यूनेशन, इसकी बात ये कर रहा है। और ये बार्ज है, इसको नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, LSAM-13। ठीक है, कहां पर शामिल किया गया, तो महाराष्ट्र में आप देखो तो एक जगह है, उसका नाम है यार्ड 81। तो यार्ड 81 में एक घटना घटी है, ये काम किया गया है। ठीक है, LSAM-13 जो कि 5वीं मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज है, इसको शामिल किया गया। इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो इसका फंक्शन बहुत सिंपल सा है कि जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं, ठीक है, उन तक आवश्यक वस्तुओं और गोला बारूद की निर्बाध परिवहन हो सके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, और उनको चढ़ाने और उतारने के लिए हम इस MCA मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज का प्रयोग करेंगे। इसका नाम क्या है, LSAM-13। इसको शामिल कहां पर किया गया है, तो भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में इसको शामिल किया है, यार्ड 81 में। यार्ड 81 में, ये पूरी घटनाक्रम याद रहेगा। ठीक है, दो तीन बातें फिर समझो। प्रश्न क्या पूछेगा पता है, इस पूरे टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा 5वीं MCA बार्ज कहां पर शामिल किया गया। ठीक है,
तो महाराष्ट्र में शामिल किया गया, ये बात ध्यान रखना। नाम क्या है? LSAM-13 नाम है। यार्ड 81 में इसको स्टेब्लिश किया गया है। इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बस ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है, समझते चलोगे। मैं स्क्रीन पर लिख नहीं रहा बहुत सारी चीजें। आप में से जो भी एस्पिरेंट क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहा होगा, मेरी आपसे बहुत विनती है उस नोट्स को मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है। एटलीस्ट वो नोट्स मेरे पास रहेगा, ठीक है। मैं एक बार देते चलूँगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस आप लोगों के साथ कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आई दृष्टि मैगजीन आने वाली है। जैसे ही आई दृष्टि मैगजीन आएगी, पूरे टॉपिक को बहुत स्पीड में कंप्लीट कराएंगे। आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स का बहुत मेजर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज दृष्टि पढ़ते समय बहुत असली मजा आने वाला है, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें वहां पर फिर से आने वाली, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इतना पॉइंट हो गया ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अग्नि, प्राइम और आकाश एनर्जी के बारे में। इससे पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ये समझो आप लोग कि भारत में जो हमारे डॉक्टर कलाम जी थे, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन, ठीक है। उन्होंने भारत में IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को नींव रखी थी, ठीक है। क्या रखा था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी थी। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख मिसाइलें पटना पटना इन मिसाइलों का निर्माण करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। पटना क्या है भाई, ध्यान समझो। पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 प्रमुख मिसाइलें हैं जिनका निर्माण कलाम जी के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से निर्माण हुआ है। अब मैं इनका कुछ बेसिक आप लोगों को क्राइटेरिया पहले समझा देता हूँ, ताकि जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, पटना में जो स्टार्टिंग के P और A है, मतलब पृथ्वी और अग्नि, ध्यान रखना आकाश लास्ट में है। पृथ्वी और अग्नि जो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सरफेस टू सरफेस, ठीक है, मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। आप कहोगे सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? देखो मैं 2-3 बात आप लोगों को समझाता हूँ, पहले ध्यान समझिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, देखो मिसाइलों को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उनके डिस्टेंस के आधार पर, उनके प्रोजेक्टाइल पाथ के आधार पर। तो जो हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं बैलिस्टिक और क्रूज का, आपके मन में बार बार चलता होगा ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, होता क्या है? पता नहीं होगा, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि आपको पता नहीं होगा कि बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस क्या है। समझो, मैं समझा रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो होती है, उनके बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि इनका कैटेगरी हम लोग करते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ के आधार पर। वो किस पाथ से का गमन करते हुए अपने टारगेट को भेद रहा है, इसके आधार पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को अंतर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मानो ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, ये क्या है? ये आपका अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोनों में आपका अर्थ बना दे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका अर्थ है, ठीक है। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं, ठीक है, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो क्या करता है? घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्रॉस करता है, और उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ पर लगेगा, किस किस तरह से इसकी स्पीड होगी, इन सबको कैलकुलेशन करके अपने टारगेट के पास वापस आता है और टारगेट को भेज देता है, ठीक है। टारगेट को क्या करता है? भेज देता है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। प्रॉपरली क्या किया गया, चूंकि इसको हमने डायरेक्शन के मेथड के साथ इसको डिजाइन किया था, तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाता है, इन्वायरमेंट को क्रॉस करता हुआ, और फिर वापस आएगा और अपने टारगेट को भेज देगा, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। जबकि जो हमारा क्रूज मिसाइल होता है, जैसे मानो हम यहाँ से टारगेट करें क्रूज मिसाइल को, ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्या करेगा ना, एकदम नीचे नीचे जाएगा, एकदम नीचे नीचे जाएगा, और जहां पर भेजना होगा तो भेद कर क्या जाएगा। जैसे आप जनरली मूवी में देखते होगे, हॉलीवुड की मूवीज में देखते होगे, बॉलीवुड की मूवी में आजकल आ गया है कि कोनो जहाज है, तो हमने जहाज पर क्या किया, क्रूज मिसाइल छोड़ दिया। वो मिसाइल क्या कर रहा है बताए? वो अपने टारगेट पर, जिस टारगेट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो टारगेट को ढूंढता हुआ, टारगेट की पोजीशन चेंज हो, उसको ढूंढता हुआ जाएगा और उसको मार करके आएगा। ये एक क्रूज मिसाइल की खासियत, ठीक है। क्रूज मिसाइल का जो मैक्सिमम हाइट रहता है वो 5 से 15 किलोमीटर के बीच में ही रहता है। इसी रेंज में घूमता हुआ क्या करेगा, अपने टारगेट को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच के डिफरेंस को समझो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल को उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कितनी दूर की उसकी मारक क्षमता होती है, हम लोग कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल, जो कि आपकी होती है 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर के मध्य का पॉइंट, ठीक है। नोट कर लेना कहीं पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मेंस में तो कम आएगा, प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। शॉर्ट रेंज मिसाइल क्या होती है? 300 से 1000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल को हम लोग शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज
बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, SRBM कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है MRBM, मतलब मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज क्या होती है, तो 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की रेंज को, या फिर मैं कहूँ तो 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर की रेंज को हम लोग मिडिल, ठीक है, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर इसको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि आपकी 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के मध्य होती है, ठीक है। 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के मध्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, समझना एक बार बात को। अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट जो मिसाइल के संदर्भ में कंफ्यूजन होती है ना हमेशा से, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपका इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आती है, जिसकी जो डिस्टेंस होती है, जो रेंज होती है, वो 5500 किलोमीटर से पार की होती है। भाई अगर हमको कंटिनेंट पार करके जाना है, कंटिनेंट को टॉप करके जाना है, मतलब उससे आगे जाना है, तो 5500 किलोमीटर से लंबी रेंज की हमको मिसाइल बनानी पड़ेगी, और उसको मैं कहते हैं इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को उसके डिस्टेंस के कॉर्ड पर के पॉइंट पर इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। वहीं पर जो क्रूज मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल को उसके वेलोसिटी के अराउंड पर, उसके स्पीड के अराउंड पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अंतर समझना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अग्नि प्राइम और आकाश एनजी। इसके संदर्भ में मैंने आपको टॉपिक समझाया कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पटना, ये 5 प्रमुख मिसाइलें हैं। जो 2 प्रमुख मिसाइलें थी, पहले की जो 2 प्रमुख मिसाइलें हैं, पी और ए का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी और आप लोगों का अग्नि। पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पृथ्वी आपकी है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं पर जो अग्नि आप लोगों का है वो मिडिल रेंज या फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखना। अब समझो भाई, त्रिशूल, नाग और अग्नि बचा आप लोगों का, ठीक है। इसमें से नाग को याद कर लो हमेशा के लिए कि जो नाग है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की थर्ड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन यहाँ पर आप लोग, ठीक है। नाग बचा आप लोगों का त्रिशूल और आकाश, ठीक है। त्रिशूल और आकाश क्या है, कि आप लोगों को सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये बात नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। कई बार प्रश्न पूछता है कि जो पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब याद रहेगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, स्टार्टिंग के 2 सरफेस टू सरफेस, नाग को हटा दो और बाकी जो लास्ट के 2 बचे वो आप कहोगे सरफेस टू एयर। नाग क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो भाई, टॉपिक समझो आप लोग। टॉपिक है अग्नि प्राइम और आकाश एनजी। इन दोनों का भी रिसेंट में परीक्षण किया गया, ठीक है। अग्नि प्राइम क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। समझ गए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो कि आपकी ऐसे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगी, फिर नीचे आएगी, अपने टारगेट को भेदेगी, उसका नाम है अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम, इसका उद्घाटन किसने किया, मतलब इसको निर्माण किसने किया है, तो DRDO ने इसका निर्माण किया हुआ है। कहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया, तो उड़ीसा को जो कलाम आइलैंड है, जो कलाम द्वीप है, वहीं से इसका परीक्षण किया गया है। तो अग्नि है क्या, पटना में अगर आप ध्यान दोगे, पटना में पृथ्वी और आपका अग्नि। अग्नि क्या था, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, जो ये आप लोगों का है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, अग्नि, आप लोगों का अग्नि है मध्यम दूरी का, मतलब मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसकी जो टोटल आपकी वो पड़ती है, रेंज पड़ती है आप लोगों की, वो रेंज यहाँ पर है 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ठीक है। 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज क्षमता है, मारक क्षमता यहाँ पर है, ठीक है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखा अग्नि प्राइम के संदर्भ में, भूलेगा तो नहीं। हमने बहुत बेसिक से पॉइंट को डिस्कस किया, तो आई होप की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, आकाश एनजी क्या है, आकाश न्यू जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन जो हम कहते हैं। तो आकाश है क्या, पहले तो आकाश आप लोगों का सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर में है, जो चांदीपुर उड़ीसा में आप लोगों का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहीं पर इसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। कैसा मिसाइल है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है,
सरफेस टू एयर मिसाइल है। इतने पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब अगला पॉइंट देखो भाई, नागास्त्र के बारे में देखो, नागास्त्र 1 क्या है। दरअसल नागास्त्र 1 क्या है, अभी आपने इससे पहले देखा था FWD 200B, याद आ रहा है, FWD 200B आपने देखा था। ये क्या था, ये आप लोगों का था बम वर्षक था, जो कि बम गिरा रहा था बार बार, ठीक है। नागास्त्र 1 क्या है, नागास्त्र खुद ही अपने में बम है, कहता है कि हम सुसाइडल बम है, हम सुसाइडल ड्रोन है एक तरीके से। अब यहाँ पर देखो, ये एक ड्रोन है और ये क्या करेगा, जहां पर भी जाना होगा अपने टारगेट पर जाएगा, ब्लाम, ठीक है। तो सुसाइडल ड्रोन इसको बनाया गया है। किसने बनाया गया है, तो उस कंपनी का नाम है EEL, मतलब इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। नाम क्या है, नागास्त्र 1, स्वदेशी क्या कहते हैं उसको, सुसाइडल ड्रोन है, ठीक है, आत्म विस्फोटक ड्रोन है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। दरअसल अगर मानो किसी कोई घुसपैठिया आ रहा है, जाकर के वहीं पर फट जाएगा, ठीक है। किसी किसी आतंकवादी ठिकाने पर इसको इसको ले जाना है, तो वहां तक जाएगा, खुद ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सुसाइडल बम के तौर पर कार्य करेगा। पहला ड्रोन है, भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इंपॉर्टेंट खास बात इसकी है कि ये 30 किलोमीटर तक रेंज जाकर कवर कर सकता है, प्लस 60 मिनट तक की ये हवा में रह सकता है, और 4500 मीटर मतलब 4.5 किलोमीटर की हाइट तक की जा सकता है। नोट कर लें सारे पॉइंट। 30 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है, टॉपिक में प्रश्न पूछा हुआ है इसकी रेंज कितनी है। एटलीस्ट जितने पॉइंट्स बता रहा हूं वो याद करते चलो, ठीक है। 30 किलोमीटर इसकी रेंज है नागास्त्र 1 की, 60 मिनट तक ये हवा में रह सकता है, 4500 मीटर इसकी हाइट टोटल जा सकती है, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं भाई। चूंकि ये जा रहा है कहीं पर, तो ये जीपीएस से लैस है, इसके अंतर्गत जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस से लैस है, तो कहां पर जाना है इसको पता चलता है। इसलिए सटीक मारक क्षमता है वो 2 मीटर तक की है, 2 मीटर तक इसकी सटीक मारक क्षमता, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, और ये दिन और रात और सभी प्रकार के मौसम में कार्य करने में सक्षम है। लद्दाख के नुब्रा घाटी में, आप इसको नोट कर लेना, नुब्रा वैली जो लद्दाख में है, वहीं पर इसका क्या किया गया है, अभी रिसेंट में परीक्षण किया गया, ठीक है, परीक्षण किया गया है। अगर मानो ये कहीं पर जा रहा था जहां पर इसको विस्फोट करना था, लेकिन उसको अपना टारगेट नहीं मिला, या फिर टारगेट इसका मिशन अबॉर्ट कर दिया गया बीच में, ठीक है, अबॉर्ट होता है ना कि मिशन रोक दो, मिशन रोक दिया गया, तो ये क्या करेगा, अपने आप पैराशूट रिकवरी सिस्टम के माध्यम से घूमता फिरता ये क्या करेगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लॉन्च करे तो फट करके आएगा, नहीं भाई, वापस भी ये आ सकता है। इसकी खास बात यहाँ पर ये, तो नागास्त्र 1 क्या है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, स्वदेशी सुसाइडल ड्रोन है, ठीक है। 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज क्षमता है। इसका निर्माण करीब 75% जो से कलपुर्जे हैं वो भारत में बने हुए स्वदेशी कलपुर्जे, तो इसको हम स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। लद्दाख के नुब्रा वैली में इसका परीक्षण किया गया है, इतनी बातें ध्यान रखो। अगला देखो भाई, प्रश्न पूछेगा हाल ही में चर्चा मेरा महाबली क्या है, महाबली क्या है, तो महाबली एक 25T बोलार्ड पुल टग है। आपको सर समझ में तो कुछ नहीं आया, समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना, कई बार जहाज और पनडुब्बी जो होते हैं उनको बर्थिंग और अनबर्थिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मानो कोई ऐसा जगह है जो कि बहुत स्वेलो है, पानी और बहुत कम है, तो वहां पर सही प्रकार से इनका अनबर्थिंग और बर्थिंग नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में जो महाबली है ये बुलार्ड पुलटक की तरह कार्य करेगा, और जो इनका सहायता दिया सकता है उस प्रोसेस में, वो सहायता यहाँ पर देने का कार्य करेगा, ठीक है। तो आप देखो ये महाबली है, और इसमें कुछ सामान रखा गया, इसको लेकर के हम कहीं गए जहां पर पानी कम था, पानी ज्यादा था, तो हमने क्या किया, सामान को डिलीवरी उस प्रकार से कर दिया। तो महाबली की भूमिका यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है। महाबली एक प्रकार का 25T बोलार्ड पुल टग है, ठीक है, जो कि जहाजों और पनडुब्बियों की बर्थिंग और अनबर्थिंग में अपनी भूमिका को निभाएगा। याद करेगा, सिंपल से पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये वो दृष्टि नहीं, ध्यान रखना, ये दृष्टि दूसरी दृष्टि है, ठीक है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है भाई, ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित, नोट कर लेना, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों का स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल देख रहे हो, इसको ना मेल कहते हैं, मेल ड्रोन कहते हैं। मेल ड्रोन क्या होता है भाई, ध्यान समझिएगा, मेल ड्रोन इसको कहा जाता है। मेल ड्रोन का मतलब ये है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहा गया है, ठीक है। तो इसको मेल ड्रोन है, ये मेल फीमेल वाला मेल नहीं है, ये मेल ड्रोन इसका कैटेगरी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने किया है, अब यहाँ पर आपको टाटा कंपनी ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम है अडानी डिफेंस, अडानी डिफेंस जो है, ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है,
और ये सभी प्रकार के मौसम में कार्य करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये ध्यान रखना, दृष्टि 10 स्टारलाइन बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको हाल ही में नाटो का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सर्टिफिकेट का नाम है STANAG4671। ये सर्टिफिकेट इसको दिया गया। सर्टिफिकेट की खास बात यहाँ पर यह है कि ये नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी क्या कर सकता है, संचालित हो सकता है। नाटो क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में संचालित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर, जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने फ्रांस की मदद से विकसित किया है। फ्रांस की मदद से विकसित किया है, ध्यान रखो ये गलत है। फ्रांस नहीं, इजराइल का मदद हमने यहाँ पर लिया। किसका मदद लिया हमने, इजराइल का। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझना। दृष्टि 10 स्टारलाइनर के संदर्भ में एक प्रश्न था। दृष्टि 10 स्टारलाइनर है क्या, तो एक प्रकार का ड्रोन है, अनमैन्ड आर्म व्हीकल है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ड्रोन है। ठीक है, यूएवी है। और इसका निर्माण किया किसने है, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। किसके साथ किया है, तो इजराइल के साथ, इजराइल के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, यह ड्रोन नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। तो ये कथन यहाँ पर सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसको STANAG4671 सर्टिफिकेट यहाँ पर नाटो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो केवल बी सही हो गया, ए गलत हो गया, इसका आंसर हो गया बी। इजी था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनकर के आएगा। मैं क्वेश्चंस बना के आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा टॉपिक प्रिपेयर यहाँ पर होता चले। ठीक है, अब देखो भाई अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक क्या है, अभ्यास की बात कर रहा है। ठीक है, अभ्यास की बात कर रहा है। अभ्यास क्या होता है भाई समझो। अभ्यास आप लोगों का है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मतलब हवा में कोई टारगेट है जो कि बहुत तेज स्पीड से जा रहा है। मतलब क्या हुआ भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अभ्यास। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास, जो कि एक एरियल टारगेट है, हवा का कोई टारगेट है। इसकी पर्पस क्या, इसकी भूमिका क्या, समझना बात को। एक प्रकार का ये क्या है ना, एक ये यूएवी है, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, कोई पायलट नहीं बैठा हुआ है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उसको लॉन्च करे, भेज दिया हमने। ठीक है, मानो हमने इसको यहाँ पर ऐसे भेज दिया। क्यों भेजा भाई, अब जैसे समझो भारत में मिसाइल बनाई जा रही है। जैसे मानो हमने हमने रुद्रम बनाया। ठीक है, हम रुद्रम का टेस्टिंग करना चाहते हैं। टेस्टिंग कहाँ पे करोगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी आतंकवादी को पकड़ोगे, हवा में उछालो कि भाई इसी पर निशाना लगा के देखो कि लग रहा है कि नहीं निशाना लग रहा है। ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग। हम लोग करते क्या है, हम लोग इस प्रकार के अभ्यास का, इसका नाम क्या है, अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो जो हमारी मिसाइलें हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, उनको एक अच्छा टारगेट पर प्रैक्टिस कराने के लिए हमने इस अभ्यास को डेवलप किया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिसेस फॉर द वेरियस मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम। इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि एक रियलिस्टिक खतरा की फीलिंग हमको दिखे कि भाई पाकिस्तान कोई जहाज आ रहा है, उसको मारे गिराना है। तो हमने अपना मिसाइल लिया, हमने अभ्यास को छोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, भाई तुम जाओ एक बार हवा में, हम यहाँ से निशाना लगा के चेक करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास का पूरा फंक्शन केवल इतना है कि ये हवा में एक टारगेट के तौर पर कार्य करेगा, जिस पर हम अपनी मिसाइलों के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकेंगे, अभ्यास कर सकेंगे। उसका नाम क्या हो गया, अभ्यास। किसने निर्माण किया होगा, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया हुआ है। कहां पे प्रैक्टिस किया गया, चांदीपुर, बार बार आ रही है वही आईटीआर चांदीपुर जो आप लोगों का है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर पर प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा गया था, अगर मैं श्योर हूं तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न बड़ा प्यारा था। प्रश्न ये था कि भारत में एक जगह पर अगर आप खड़े होकर के समुद्र की तरफ देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो समुद्र है वो दिन में 2 बार कुछ किलोमीटर पीछे चला जाता है। और जब वो पीछे जाता है तब आप प्रैक्टिकली उस पानी पर, जो समुद्र तल है, उस समुद्र तल पर चल सकते हैं, समुद्र तल पर चल सकते हैं। और ये अनोखी घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, इसका आंसर क्या है, चांदीपुर। तो ये वही चांदीपुर स्थान है जहां पर आप समुद्र तल पर चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर से अधिक ये क्या करता है, पीछे दिन में इसके 2 बार पानी चला जाता है। ठीक है, तो चांदीपुर ये है और यहीं पर अभ्यास का परीक्षण किया गया। अभ्यास क्या था, एक यूएवी था जिसको डीआरडीओ ने बनाया था। पर्पस क्या था, अभ्यास, प्रैक्टिस पर्पस था। जो हमारी मिसाइल है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए इसको हमने यहाँ पर निर्माण किया था। ये सबसे बड़ी बात है। इसी चांदीपुर को हम लोग कहते हैं हाइड एंड सीक बीच, हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है। ठीक है, कुलीन तट भी कहा था, हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी वाला बीच कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, चलो एक प्रश्न यहाँ पर देखो, प्रश्न बड़ा प्यारा सा है।
इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दो। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिसाइल हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए, देखो मिसाइल हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए, अभ्यास, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डिजाइन किया है? किसने किया भाई? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाई। आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला पॉइंट, देखो आईएनएस चीता, गुलदार और गंभीर की बात कर रहा है, ठीक है, आईएनएस चीता, गुलदार और गंभीर की बात कर रहा है। दरअसल इन तीनों आईएनएस को अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इनको जो सेवा मुक्त की जो सेरेमनी थी, जो फंक्शन था, वो आप लोगों का पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 40 वर्षों के पश्चात आईएनएस चीता को, गुलदार को और गंभीर को एक बहुत ही अच्छी देश सेवा के लिए यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, प्रश्न क्या पूछे बताए, हाल ही में चर्चा में चीता, गुलदार, गंभीर क्या है? तो क्या है? आईएनएस से, आईएनएस। अभी आपने आईएनएस जटायु देखा था, आपने आईएनएस दीप रक्षक देखा था, दोनों लक्षद्वीप के आईएनएस थे, नौसैनिक अड्डे थे, ठीक है, याद रहेगा ना। इसी प्रकार से आईएनएस चीता, गुलदार और गंभीर थे, इनको अभी हाल ही में रिटायर किया गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इनका सेवा मुक्त कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अब अगला देखो भाई, उग्रम असाल्ट राइफल, उग्रम क्या है? प्रश्न पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा, उग्रम क्या है? तो उग्रम एक असाल्ट राइफल है, जिसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने निर्माण किया हुआ है। इसकी रेंज क्या है? तो 500 मीटर इसकी टोटल रेंज है। अब ध्यान समझना, इसकी रेंज टोटल कितनी है? 500 मीटर की रेंज है। मतलब अगर हमको ये असाल्ट राइफल मिल जाए तो हम यहाँ से बैठे बैठे आधे किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकते हैं, ठीक है, बस क्षमता होनी चाहिए निशाना लगाने की, ठीक है। अब समझो, डीआरडीओ और इसके साथ एक कंपनी और, उसका नाम है दीपा आर्मर इंडिया, दीपा आर्मर इंडिया, ये इन दोनों ने मिलकर के उग्रम, उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है, इसका निर्माण किया है। रेंज कितनी है? 500 मीटर की रेंज है। एक बार में 20 राउंड गोली ये फायर कर सकता है, 20 राउंड गोली एक बार में से लोड की जा सकती है, फायर कर सकता है। इसका जो टोटल वेट है वो कितना है? 4 किलोग्राम का ये वेट है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, उग्रम असॉल्ट राइफल, ये 4 किलोग्राम का अकेले है, ठीक है। 20 आप राउंड गोली से भरोगे, वेट और बढ़ जाएगा। और फिर ये 500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर तक यहाँ से निशाना लगाएगा। खास बात इसकी ये, डीआरडीओ और दीपा आर्मर इंडिया ने इसका निर्माण यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, दीपा आर्मर इंडिया ने इसका निर्माण किया। तो जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था ना, तब मैं देखने गया, बड़ा शानदार था। मतलब डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो ऐसे मिसाइल्स या आपके बंदूक देखने में लगता है कि हाँ भाई बहुत सही, ठीक है। टांग E6, अब देखो हम लोगों ने डिफेंस के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्पेस टेक के फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस टेक में समझो क्या पढ़ना है। चांग E6, ये क्या है भाई? चांग E6, तो चाइना ने क्या किया अभी, चाइना का जो चंद्र का मिशन है उसका नाम है चांग ई, ठीक है। तो इसका जो कैप्सूल वहां पर गया था, वो कैप्सूल यहाँ पर वापस आया है। कहाँ पर गिरा है? तो नॉर्थ चाइना सी में। तो जो कैप्सूल आया है तो नॉर्थ चाइना सी में उतारा गया है, और ये अपने साथ मून के साउथ पोल के, ठीक है, कई सारे सैंपल्स लेकर के आया, ठीक है। यहाँ पर देखो, चाइनाज बिड टू रिटर्न लूनार सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, मून के सुदूरवर्ती क्षेत्र से इसने अपने साथ बहुत सारे सैंपल्स लेकर के आया है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा? चांग E6 क्या है? तो चाइना का एक चंद्र मिशन है, अभी हाल ही में वो अपने सैंपल्स लेकर के यहाँ पर आया है। और जब मिशन गया था तो चंद्रमा के साउथ पोल के एटकिन बेसिन में उतरा था। कहाँ पर उतरा था? नोट कर लेना, एटकिन बेसिन, ठीक है, एटकिन बेसिन जो चाइना के साउथ पोल पर है, वहीं पर ये उतर करके उसने इतिहास रचा था, ठीक है। ये ऐसा फर्स्ट देश है जिसने चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर सफल लैंडिंग करके वहां से सैंपल लेकर के वापस आया है, ठीक है, ध्यान रखना। चाइना ऐसा पहला देश है जिसने चाइना के दूरस्थ हिस्से पर लैंडिंग किया, वहां से सैंपल को लिया और लेकर के वापस आया है। ये बात ध्यान रखना। ये जब चांग E6 गया था तो इसने अपने साथ कई सारे पेलोड लेकर गए थे। पेलोड क्या होता है ना, जब कोई मिसाइल, कोई फिर कोई हमारा एक यान जा रहा होता है तो कई सारे छोटे छोटे पेलोड्स लेकर के जाता है। तो इसके पेलोड्स में पाकिस्तान का भी पेलोड यहाँ पर शामिल था। पाकिस्तान खुद से भेज नहीं सकता भाई, उसको अपने से फुर्सत नहीं मिल रही है, वो दिन भर छोटे छोटे बम भेजने में लगा हुआ है, तो वो कहाँ से भेज पाएगा। लेकिन उसने चाइना की मदद से अपना पेलोड यहाँ पर भेज दिया था, ठीक है, अपना पेलोड भेज दिया था। इंपॉर्टेंट टर्म था, इसलिए मैंने आप लोगों के पॉइंट यहाँ पर याद करा दिया, बता दिया, ठीक है। अब देखो अग्निबाण रॉकेट, आप ये रॉकेट देख रहे हो, इसका नाम है अग्निबाण। अग्निबाण, अग्निबाण क्या है भाई?
ये रॉकेट की भूमिका यहाँ पर ये है कि एक स्टार्टअप है भारत का डिफेंस स्टार्टअप, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अग्निकुल कॉस्मोस। इसने क्या किया अभी रिसेंट में, ठीक है, देश का जो पहला प्राइवेट मतलब निजी लॉन्च पैड है, ठीक है, पहला जो निजी लॉन्च पैड है, वहां से इसने क्या किया हुआ है, अपना एक दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत लंबा एक स्टेटमेंट बन गया ना, तो दुनिया का फर्स्ट है ये, क्या है, सिंगल पीस, ठीक है, सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड, ठीक है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है तरल और गैस दोनों प्रोपेलेंट से प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्रायोजेनिक रॉकेट है ये, ठीक है, रॉकेट है ये, इसका नाम क्या है, अग्निबाण। तो अग्निबाण क्या है, दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट है, उसका नाम है अग्निबाण। इसको किसने लॉन्च किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, तो भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड, जिसका नाम क्या है, नाम इसका है धनुष। धनुष ये है कहाँ पर, तो ये आपका श्री हरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं पर इस धनुष को बनाया गया। धनुष क्या है, तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है। अगर आप ध्यान दोगे तो भारत की एक पहली कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या था, अगर आप मुझे याद नाम ध्यान हो तो स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस। इस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था यहाँ से, ठीक है, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था, तो स्काई रूट एरोस्पेस। तो भारत का दूसरा निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया, अग्निबाण रॉकेट, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस के, और इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन हम जो टॉपिक डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो अग्निबाण रॉकेट है वो भारत का भले दूसरा प्राइवेट रॉकेट है, लेकिन भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है, जो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर ये है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो धनुष जो कि एक निजी लॉन्च पैड है, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको बनाया गया, ठीक है। इस पूरे का कंपनी कौन सी, कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस, ये बात याद रहेगा, बेसिक पॉइंट था, ठीक है। फिर से बात समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो, भारत की पहली निजी रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, उसका नाम अगर मैं शोरूम अभी आपको आगे दिखाऊंगा, अभी उसका नाम है विक्रम, ठीक है, उसका नाम है विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है, विक्रम। भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट है, उसका नाम है अग्निबाण, जिसको अग्निकुल कॉस्मोस ने जारी किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो अग्निबाण ऐसा पहला रॉकेट है जो कि सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट है, ठीक है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट है। अग्निबाण को अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, बनाया गया है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखो भाई, अब यहां पर समझो अगला टॉपिक प्री फायर मिशन के संदर्भ में, प्री फायर मिशन के संदर्भ में। प्री फायर मिशन है किसका, तो ये है आप लोगों का नासा का, आप लोग यहाँ पर देख भी रहोगे, नासा प्री फायर मिशन है, नासा प्री फायर मिशन है। ये है क्या, तो नासा ने न्यूजीलैंड से, ध्यान रखना, तो कई सारे देशें क्या करती है ना, अपने जगह से अपने मिसाइलों को, सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करती है, सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करती, मिसाइल तो भाई लॉन्च करी तो क्या दिक्कत है, मिसाइल तो अपनी जगह से लॉन्च करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी कि अमेरिका कहेगा नहीं नहीं हम भारत से मिसाइल लॉन्च करके प्रैक्टिस करेंगे, नहीं भाई, क्यों, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है कहीं और। जनरली सैटेलाइट जो होते हैं ना, वो भूमध्य रेखा जो मतलब विषुवत रेखा है, उस रेखा के अगल बगल से लॉन्च करना बहुत इजी पड़ता है, कैलकुलेशन फिजिक्स का कहता है, ठीक है। तो जनरली आप देखो ना, तो ऐसे इन सब क्षेत्रों से क्या होते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में नासा ने क्या किया, प्री फायर मिशन के अंतर्गत, प्री फायर मिशन क्या है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। समझ में कुछ नहीं आया, समझाता हूँ, समझो। दरअसल प्री फायर मिशन के अंतर्गत दो छोटे छोटे क्यूबसेट सैटेलाइट, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को मापेंगे। कहां पर मापेंगे, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर, पोलर रीजन पर, आर्कटिक और अंटार्कटिक पर पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, तो ये चूंकि क्लाइमेट सैटेलाइट्स हैं, जलवायु उपग्रह हैं, दो जलवायु उपग्रह हैं, एक आर्कटिक पर एक अंटार्कटिक पर रहेगा, क्यूबसेट है, छोटे छोटे क्यूबसेट है, ठीक है। तो पोल पर जितनी उष्मा उत्सर्जन हो रहा है उसको मेजर करने का काम करेंगे, उसका अध्ययन करने का काम करेंगे। तो ये है प्री फायर मिशन। प्री फायर मिशन है किसका, नासा का है, नासा ने न्यूजीलैंड से इनका प्रक्षेपण किया हुआ है। ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न का पूछेगा,
फ्री फायर मिशन किसका है? नासा का है। क्या है? तो 2 क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक पर जो पोल पर उष्मा एनर्जी का एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके ऊपर इंफ्रारेड को मेजर करेंगे। इंफ्रारेड के माध्यम से वहां पर जो ताप निकल रहा है, जो उष्मा निकल रही है, उसका प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्री फायर मिशन यही है। प्री फायर मिशन क्या है? वो यही मिशन है। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भाई, अगला है इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन। दरअसल चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना था, उसका सपना है कि इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन के निर्माण करे। इसी के अंतर्गत चाइना ने अपने साथ साथ अभी क्या किया हुआ है, रूस को भी शामिल कर लिया है। रूस को भी शामिल कर लिया है। तो चाइना, रूस और इसके अलावा कई सारे देश और भी हैं जो कि इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन के निर्माण में कार्य करें। इसका टारगेट क्या है? तो जो पहला चरण है 2035 तक, ध्यान रखिएगा, 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउदर्न पोल पर एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण करना। एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण करने का टारगेट है कहां पर? तो साउथ पोल पर। साउथ पोल पर, याद रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन चाइना और रूस की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि साउथ पोल पर 2035 तक बुनियादी स्टेशन का निर्माण करेगी। ठीक है, अब चलो आगे चलते, अब अगला पॉइंट देखो। ठीक है, पुष्पक। पुष्पक क्या कह रहा है भाई? ठीक है, पुष्पक कह रहा है आप लोगों का कि ये इसरो का है। क्या है भाई? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मतलब RLV है। सॉरी, RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है भाई? देखो जनरली क्या होता है ना कि जब हम कोई सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं, या फिर मैं सैटेलाइट की बात अभी करता हूँ, बाद में बात पर मैं अभी शिफ्ट करूंगा। जब हम सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं तो जनरली जो हमारा मिसाइल जाता है ना, वो मिसाइल वापस गिर करके तहस नहस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक ऐसा RLV डेवलप करना चाह रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसको हम जब लॉन्च करें, जो मिसाइल हमारा लेकर के जाए, तो मिसाइल वापस हमारे पास सुरक्षित आ जाए और हम उसका प्रयोग फिर से कर पाए, रीयूज कर पाए उसको। ठीक है, तो इस पर्पज से इसरो ने पुष्पक का निर्माण किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पुष्पक का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो पुष्पक है क्या? इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-03 आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 3, मतलब पुष्पक का जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। ठीक है, और कहां पर कराया जा रहा है? तो कर्नाटक के चित्रकूट में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है। ठीक है, एरोनॉटिकल क्या है? टेस्ट रेंज है। कहां पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, वहीं पर इस पुष्पक का प्रक्षेपण किया गया, पुष्पक की टेस्टिंग किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 था उसके कंपैरिजन में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो थर्ड ये एक्सपेरिमेंट है, थर्ड परीक्षण जो है, ये बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ इन्वायरमेंट में इसको परीक्षण किया गया था और ये सफल रहा। हमने इस परीक्षण में किया गया तो चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंखों वाला पुष्पक, ये आप देख रहे हो ना, ये पंखों वाला पुष्पक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है RLV LEX-03, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03। ये पुष्पक आपका है। इस पुष्पक को हमने चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम ऊपर लेकर गए, 4.5 किलोमीटर के रेंज पर, हाइट पर हमने इसको छोड़ दिया, जो कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जो इसका ये रनवे था, ये खुद अपने से रनवे पर लैंड कर गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हमने 4.5 किलोमीटर ऊपर एक अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है, UAV है, उसका नाम है पुष्पक। ठीक है, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर ऊपर हम चिनूक हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं, वो अपने खुद डायरेक्शन को मेजर करता हुआ, टाइम लोकेशन को मेजर करता हुआ, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर जाकर के जहां पर उसका जो रनवे है, उस रनवे पर सुरक्षित उतर जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है। इस बार का जो एक्सपेरिमेंट था वो टफ इन्वायरमेंट में किया गया था पिछले कंपेरिजन में, तो ये अपने में बहुत सफल माना जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। प्रश्न ये पूछेगा कि पुष्पक हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, तो इसरो का RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब देखो भाई, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि मंगल ग्रह पर क्रेटर्स का जो नाम है वो भारतीयों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, दरअसल देखो नाम रखता कौन है? तो IAU, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन जो है वो नाम रखती है। उसने भी क्या किया कि मंगल ग्रह के वेस्टर्न गोलार्ध में, ध्यान रखना मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास, अभी तक केवल पृथ्वी पर भूमध्य रेखा थी, अब अभी सब का कहले कि मंगल ग्रह पर ही भूमध्य रेखा बना दी है सब। ठीक है, चंद्रमा पर भी साउथ पोल, नॉर्थ पोल,
और दूर पश्चिम सब कर दिया, मतलब पृथ्वी छोड़े नहीं है, अब चले गए हर जगह पर। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर जो वेस्टर्न गोलार्ध है उसमें भूमध्य रेखा के पास, मतलब 0 डिग्री लाइन के पास एक थारिस वॉल्केनो है। पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा, थारिस ज्वालामुखी है। इस थारिस ज्वालामुखी के क्षेत्र में 3 नए क्रेटर की खोज किया गया। ठीक है, उन तीनों क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा गया। नाम क्या है भाई? देखो, लाल, मुरसान और हिल्सा। लाल क्या है? तो सबसे बड़ा जो क्रेटर है मंगल ग्रह पर अभी खोजा गया इन तीनों में से, उसका नाम रखा गया लाल क्रेटर। ठीक है, किसके नाम पर? तो देवेंद्र लाल। देवेंद्र लाल कौन है? एक प्रोफेसर है। ठीक है, उनके नाम पर, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर हमने लाल क्रेटर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिक है एक, तो लाल क्रेटर हो गया। अब अगला देखो भाई, मुरशान और हिल्सा क्या है? मुरशान जो है दोस्तों आप लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि यूपी का एक क्षेत्र है, एक शहर है। कहाँ पर भाई? तो हाथरस जिले में। यूपी के हाथरस जिले में एक जिला है, एक क्षेत्र है, उसका नाम है आप लोगों का मुरसान, शहर है। ठीक है, वहीं पर जो हिल्सा है वो बिहार के नालंदा जिला में एक शहर है। ठीक है, तो हिल्सा, लाल और मुरसान। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि हाल ही में मंगल क्रेटर के जो 3 नाम है, मुरशान, लाल और हिल्सा, इनमें से कौन यूपी का एक शहर है? तो मुरशान यूपी का एक शहर है, हिल्सा बिहार का एक शहर है, लाल प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नाम रखा किसने? तो इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन ने रखा हुआ है। मंगल ग्रह के वेस्टर्न गोलार्ध पर भूमध्य रेखा के नजदीक थारिस ज्वालामुखी, थारिस वॉल्केनो के पास इन 3 क्रेटर की खोज किया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रहेगा। लाल सबसे बड़ा क्रेटर था इन तीनों में, इसलिए उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया। क्लियर है? हिल्सा, मुरसान, ये सब चीजें क्या है? क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ो। देखो अगला, अब अभी तक आपने देखा कि चंद्रमा और रशिया मिलकर के साउथ पोल पर एक कोनो बुनियादी ढांचा का निर्माण करना चाह रहे थे चंद्रमा के लिए। ठीक है, नासा ने कहा कि भाई तुम वही करोगे, हम कुछ आगे करेंगे। नासा ने कहा कि हम एक फ्लोट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। फ्लोट क्या होगा? फ्लोट, फ्लोट का नाम मतलब क्या? फ्लोट मतलब तैरता हुआ। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर देखो एक मैग्नेटिक ऐसा रास्ता बना रहा है ये, जो कि जो हमारे वहां पर पेलोड होंगे, उन पेलोड का परिवहन में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा मदद करेगा। मैग्नेटिक वे में कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है, और इस ट्रैक के माध्यम से हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह का रेलवे नेटवर्क बना दिया, मेट्रो सिस्टम बना दिया मंगल ग्रह पर। नाम क्या रखा उसका? फ्लोट बनाया जाएगा। ठीक है, तो नासा की पहली चंद्र रेलवे प्रणाली, मून रेलवे सिस्टम, फ्लोट को डेवलप किया जा रहा है नासा के द्वारा, जो कि है क्या? फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक। मतलब जो पेलोड होंगे चंद्रमा पर, उनके परिवहन में क्रांति ले आने के लिए इस पर्पस को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो नासा की भूमिका याद रख लो भाई। अब देखो, गोपी थोटाकुरा बहुत फेमस व्यक्ति रहा। क्यों भाई, क्यों फेमस रहा? अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय। पहला भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन थे? तो भारतीय सेना के विंग कमांडर थे। 1984 में रशिया के माध्यम से ये अंतरिक्ष में गए थे। ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राकेश शर्मा के बाद दूसरे से भारतीयों का नाम है गोपी थोटाकुरा। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं ये, और गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। लेकिन बात केवल यही नहीं है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं। पहले अंतरिक्ष भारतीय पर्यटक बन गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे भले भारतीय रहे, लेकिन पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं, स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो जेफ बेजोस को आपने नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना तो अमेजन का नाम आपने सुना होगा। अमेजन जो ऑनलाइन एक सामान डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, उसके मालिक है जेफ बेजोस साहब। जेफ बेजोस साहब का बहुत लंबे समय से सपना था कि वो स्पेस में घूमने जाए, पर्यटन करने जाए। उन्होंने एक पूरा मिशन इसके लिए लॉन्च कर दिया। ठीक है, मिशन का नाम क्या रखा? NS-25 मिशन। ठीक है, तो जेफ बेजोस के द्वारा उनका जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ब्लू ओरिजिन करती क्या है? स्पेस टूरिज्म पर कार्य करती है। तो उसका एक मिशन है NS-25 मिशन। इसके अंतर्गत न्यू शेफर्ड रॉकेट के माध्यम से, मैं सारे पॉइंट बता दे रहा हूँ, न्यू शेफर्ड रॉकेट के माध्यम से इस NS-25 मिशन के अंतर्गत ब्लू ओरिजिन कंपनी ने क्या किया कि स्पेस टूरिज्म को स्टार्ट किया। ठीक है, और उसी के अंतर्गत गोपी थोटाकुरा वहां जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं। ठीक है, दूसरे भारतीय व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया राकेश शर्मा के पश्चात। ठीक है, याद रहेगा इतना पॉइंट। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, गोपी थोटाकुरा ऐसा नहीं केवल यहीं तक सीमित थे, बड़े बड़े खास व्यक्ति हैं, बड़े स्मार्ट व्यक्ति हैं, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। इन्होंने क्या किया पता है? अभी हाल ही में इसके साथ साथ अमेरिका अंतरिक्ष में तो घूमने गए ही गए, ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया अभी रिसेंट में कि
तंजानिया में एक माउंट किलिमंजारो है, आपने नाम सुना होगा, प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है इस टॉपिक से, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों का, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, उसकी चढ़ाई भी इन्होंने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अभी रिसेंट में इन्होंने उसकी चढ़ाई कर दी। मतलब ये व्यक्ति शांत बैठने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। नाम प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि गोपी थोटापुरा कौन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, देखो भाई 3 पॉइंट और देखते हैं अभी, ठीक है। एक प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा फतह 2 रॉकेट सिस्टम डेवलप किया गया। फतह 2 क्या है भाई? फतह, फतह इन्होंने कभी फतह हासिल नहीं किया किसी युद्ध में, ठीक है, लेकिन इन्होंने फतह रॉकेट प्रणाली डेवलप कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान की भूमिका बड़ी खतरनाक है, तो मैंने समझो क्या है भाई। अब न्यूज में क्या आया अब इस पूरी घटना पर, देखो न्यूज क्या कहती है। हिंदी मीडिया की जो न्यूज है ना, हिंदी बेल्ट की, कैसे लिखती है, भारत का S-400 हवाई कवच भेदने के लिए पाकिस्तान ने शामिल किया फतह 2 रॉकेट, ठीक है, फतह 2 रॉकेट। तो पहला प्रश्न कि फतह 2 रॉकेट किस देश का है? पाकिस्तान का है। अब चूंकि यहाँ पर एक टर्म आ गया S-400, तो समझते हैं S-400 है क्या। S-400 का मतलब सिंपल सा है कि ये रशिया के द्वारा विकसित किया गया एक सरफेस टू एयर, ठीक है, किसी भी मिसाइल को, किसी भी हवाई जहाज को मार गिराने वाला एक कवच सिस्टम है, जो कि भारत के पास अभी प्रेजेंट टाइम में है। रशिया से भारत ने लिया हुआ है, ठीक है। 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हवा में मार सकता है, गिरा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। तो S-400, मानो अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च किया, भारत के रेंज में जो पहुंचेगा, उससे पहले ये S-400 अपने मोड में एक्टिव हो जाएगा और उसको वहीं पे मार के गिरा देगा, 400 किलोमीटर दूरी मार के गिरा देगा, ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो S-400 के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखो। लेकिन चूंकि इसको हमने किससे लिया हुआ है? हमने लिया रशिया से। इसी प्रकार से इजराइल का भी एक सिस्टम, उसका नाम है आयरन डोम प्रणाली, आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। आयरन डोम सिस्टम, वो आयरन तरह से पूरा कवर कर लेता क्षेत्र को, ऐसा नाम दिया गया आयरन डोम सिस्टम। तो S-400 रशिया का था, आयरन डोम सिस्टम इजराइल का है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने भी कहा कि भाई हम शांत थोड़ी बैठेंगे। तो भारत की जो DRDO है, DRDO ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश। नोट कर लो, करंट अफेयर से मिलेगा नहीं कहीं पर आप लोगों को, बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुश, प्रोजेक्ट कुश का इसका उद्देश्य है कि 2028-29 तक, ठीक है, 2028-29 तक लंबी दूरी का अपना खुद हमारा स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग डेवलप यहाँ पर कर पाए। ये DRDO का मिशन लक्ष्य है, किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी हम रशिया के S-400 से काम चला रहे हैं, लेकिन अब हमको अपना भारत का खुद का प्रोजेक्ट कुछ यहाँ पर डेवलप करना है, जो कि 2028-29 तक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था फतह 2 किस देश का है? तो पाकिस्तान का रॉकेट प्रणाली है। इतनी बातें बस याद रखनी है। जैसे इसी प्रकार से कई बार प्रश्न बनता है, अभी आप एक प्रश्न देखो, प्रश्न बन सकता है कि चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। मेहदा, किहान 2, हत्फ-1, हाल ही में चर्चा में रहे ये सारे सैटेलाइट्स किस देश से संबंधित है? किस देश के सैटेलाइट हैं? किस देश ने मेहदा, हत्फ-1, ठीक है, केहान, ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। मैं आप लोगों को 2 विकल्प दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ आप लोग को UAE और बी दे रहा हूँ आप लोग को ईरान। इसमें से आप लोगों को बस टिक करना है और बताना है कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। मैदा, हत्फ-1, केहान 2, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं, किस देश का सैटेलाइट है आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनकर के एग्जाम में आएंगे। अब देखो भाई, भारत का कह रहा है, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है? उसका नाम क्या है? TSAT-1A, याद कर लो, TSAT-1A। TSAT-1A क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसने निर्माण किया? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, और इसके साथ साथ एक कंपनी, उसका नाम है सेटोजोनिक। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों से हिंदी में ही, ठीक है, सेटोजोनिक, सेटोजोनिक इंक, ये कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये जो TSAT-1A है, दरअसल इसका निर्माण टाटा ने किया है, लेकिन इसको भेजा कहाँ से गया पता है? स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, ठीक है, स्पेस एक्स का एक रॉकेट है। स्पेस एक्स वही एलन मस्क वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मतलब छोड़ करके वापस आ जाता है बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो फॉल्कन 9 के माध्यम से टाटा टाटा की जो कंपनी TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी ने देश का पहला प्राइवेट सेक्टर का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है।
लॉन्च किया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हमने स्टेब्लिश कहाँ पर किया है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमने इसको स्टेब्लिश कर दिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये बैंड वैगन मिशन के अंतर्गत किया गया, ठीक है। बैंड वैगन मिशन के अंतर्गत इसको हमने लॉन्च किया है, ये बात ध्यान रखना। यूएसए के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, सारी बात ध्यान रखनी है। फॉल्कन 9 की भूमिका बड़ी खतरनाक है। दरअसल फॉल्कन 9 एक ऐसा बहुत ही सुरक्षित परिवहन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि किसी भी सैटेलाइट को, किसी मानव को भी ऐसे ले जाकर के छोड़ करके अंतरिक्ष से आ सकता है। तो इसकी भूमिका यहाँ पर ये है, ठीक है। मानव और पेलोड दोनों पर ये कार्य करता है, इसलिए इसका जनरली प्रयोग आप आगे देखोगे। अब देखो, ये तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट। अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल जब हम 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया था कि इस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे, ठीक है, नेशनल स्पेस डे मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। इस साल उसका 1 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023, डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपी से जनरली ऐसे डेट पर प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया, ठीक है। इसी दिन को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और मोदी जी ने घोषणा उस टाइम पर किया था कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है, उसको हम शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट का नाम यहाँ पर देंगे। क्या देंगे? शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट का नाम देंगे। तो आईएयू क्या है? ये वही आईएयू है जिसने मंगल क्रेटर पर 3 नाम दिया था भारतीयों का, ठीक है, लाल, मुरसान, ठीक है। और ये जो नाम आपने देखा था ना वहां पर, मुरसान और एक और क्या था भाई, रुको दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, हिल्सा, मुरसान, लाल और हिल्सा, ठीक है। यही आईएयू ने क्या किया कि शिव शक्ति का नाम भी यहां पर उसने दिया, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। अब चलो मेरा आपसे प्रश्न है इस संस्थान के बारे में कि आईएयू का हेडक्वार्टर कहां पर है। प्रश्न क्या ही दूं, आंसर बता दे रहा हूं। पेरिस में इसका आप लोगों का हेडक्वार्टर है, नोट कर लेना, पेरिस फ्रांस में। चूंकि ये संस्थान लगातार न्यूज में रहा है, तो संभव है कि इस पे प्रश्न बन करके आ जाए, ठीक है। तो आईएयू ने अप्रूव किया, क्या नाम? शिव शक्ति स्टेशन का नाम, ध्यान रखना। इसी टाइम पर मोदी जी ने घोषणा और भी किया था, कुछ घोषणा, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो शिव शक्ति है, इस शिव शक्ति का मतलब क्या समझना पहले। शिव शक्ति का मतलब क्या है कि शिव जो है वो हमारे जो दृढ़ संकल्प है मानवता की भलाई का, ह्यूमैनिटी के लिए जो दृढ़ संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प को दिखाता है शिव। और जो शक्ति है, उस संकल्प को प्राप्त करने की जो हमारी ताकत है, उस ताकत को रिप्रेजेंट करती है। मतलब समझना, केवल भलाई करने का संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक है। तो शिव शक्ति क्या है? शिव भलाई करने का संकल्प है मानवता के लिए, और शक्ति वो ताकत है जिसके माध्यम से हम उस चीज को अचीव करेंगे। तो ये शिव शक्ति का असली मतलब है। शिव शक्ति हिमालय से कन्याकुमारी तक के बीच के पूरे संबंध को दिखाता है, ठीक है। हो सकता हो कि शिव शक्ति के टर्म के मतलब पर ही प्रश्न पूछ ले। मोदी जी ने चूंकि खुद इसका मतलब बताया हुआ है, तो एक बार देख करके जाना इस मतलब को, ठीक है। और समझो भाई, उसी टाइम पर मोदी जी ने कहा कि चंद्रयान 2 जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ठीक है, उसका नाम हम दे रहे हैं तिरंगा। हालांकि अभी जहां तक मैं श्योर हूं तो आईएयू ने इसको कंफर्म नहीं किया, बट नाम ध्यान रखना, तिरंगा नाम क्या है जहां पर चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ठीक है। अब समझना इस बात को, मोदी जी ने कहा कि जो तिरंगा है, यहाँ पर हमारा यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो हम उसको नाम क्यों दे रहे हैं? नाम इसलिए दे रहे हैं कि इट विल रिमाइंड अस दैट एनी फेल्योर इज नॉट फाइनल, मतलब कोई असफलता आपकी अंतिम नहीं है, उस असफलता के बाद एक नई यात्रा शुरुआत होती है और आप सफलता को प्राप्त करते हो। तो मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि तिरंगा क्या है, तिरंगा हमारी हार को नहीं दिखाता है, हमारी असफलता को नहीं दिखाता है, बल्कि वो ये बताता है कि ये आपका अंतिम रिजल्ट नहीं है, इसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। तो जितने भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हो ना लंबे समय से, परेशान हो कि सर लास्ट मौका है, सिलेक्शन लेना, इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वो जो रिजल्ट आपका था वो अंतिम रिजल्ट नहीं था, आपने उसके आगे बढ़ने का फैसला किया और आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पता है मुझे अभी मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखो अभी बज रहा है आप लोगों का यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं टाइम बताऊँ तो आपका हो रहा है 11:55, 12 बजने जा रहा है, और मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद, क्योंकि मैं एग्जैक्टली पिछले 48 घंटों में 4 या 5 घंटे बस सोया, ठीक है। अब नींद आ रही है बट क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फिर से मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता हूं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो,
ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट 30-35 दिन का समय बचा, 40 दिन का समय बचा हुआ है, इतना एफर्ट करो यार कि मतलब रिजल्ट पॉजिटिव निकल करके आए। ठीक है, चलिए तो तिरंगा क्लियर हो गया, शिव शक्ति का पूरा मतलब क्लियर हो गया, IAU के हेडक्वार्टर क्लियर हो गया, नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं वो क्लियर हो गया, सारी बातें हो गई ना, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, अब देखो दक्षिण कोरिया ने क्या किया, अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी इसने स्टार्ट किया, किस नाम से भाई, तो कासा नाम से। अभी तक क्या था ना, नासा, इसरो, ठीक है, ईसा, जाक्सा, ऐसे प्रश्न पूछता ना कि भाई ये किस देश से संबंधित है। अब प्रश्न आएगा कासा किस देश से संबंधित है, तो कासा साउथ कोरिया की अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन साउथ कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके दो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। एक टारगेट इसका क्या है कि 2045 तक हम मंगल ग्रह पर चले जाएं, मार्स पर चले जाएं, ये टारगेट है इस कासा का। दूसरा टारगेट है कि 2032 तक हम चंद्रमा पर चले जाएं। ठीक है, हम चंद्रमा पर चले जाएं। ठीक है, चांद ना भाई, तुम हमारे चांद हो, तो उस चांद पर जाने का लक्ष्य 2032 तक का है, और मंगल पर जाने के लिए 2045 तक का है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी दक्षिण कोरिया का एक रॉकेट भी है जो कि जिसने पिछले साल इसने इसको लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, नाम नोट कर लेना, नूरी रॉकेट। नूरी रॉकेट, नूरी रॉकेट किसका है, तो साउथ कोरिया का है। 2023 में साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई अगला, स्काई रूट एरोस्पेस, याद आ रहा है स्काई रूट एरोस्पेस, मैंने आपसे क्या कहा था कि अग्नि बाण जो था, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा सेकंड प्राइवेट आपका रॉकेट था, याद आ रहा है ना, हमने डिस्कस किया था, सेकंड प्राइवेट रॉकेट वो था हमारा। वहीं पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है वो भारत की ऐसी पहली निजी कंपनी है जिसने अपना रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसने अपना रॉकेट यहाँ पर क्या किया था, लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। उस रॉकेट का नाम है विक्रम रॉकेट। ठीक है, दूसरे चरण का सफल परीक्षण उसने यहाँ पर किया हुआ है। विक्रम रॉकेट दरअसल जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया था। ये जो सेकंड चरण है इसका नाम रखा गया था कलाम 250। कलाम 250, ये ऑब्वियसली मिसाइल मैन को रिप्रेजेंट करते हुए रखा गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो कलाम 250 के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, इस विक्रम रॉकेट को लॉन्च किया है। प्रश्न ये पूछा था कि विक्रम रॉकेट किस कंपनी का है, तो स्काई रूट एरोस्पेस का है, पहला प्राइवेट रॉकेट है ये भारत का। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे याद करने वाली बात है नहीं। अब समझो अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की भारत कह रहा हूं, विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट। ठीक है, लकड़ी, वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, जापान ने लॉन्च किया। नाम क्या है, लिंगोसेट नाम है, लिग्नोसेट नाम है, या लिग्नोसेट नाम है। ठीक है, नाम ध्यान रखना, लिग्नोसेट इसका नाम है। फंक्शन क्या है समझो भाई, जापान ने, ठीक है, जापान ने क्योटो यूनिवर्सिटी और एक लकड़ी काटने की कंपनी है, हमारे यहाँ पर लकड़ी काटने की कंपनी बहुत सारी आरा मशीनें हैं। ठीक है, अगर ऐसी आरा मशीनें डेवलप हो जाएं तो हमारे यहाँ पर तो आरा मशीनों की कमी थोड़ी है, लेकिन भाई वहां की एक आरा मशीन कंपनी है जापान की, उसका नाम है सुमितोमी फॉरेस्ट्री कंपनी। ठीक है, सुमितोमी फॉरेस्ट्री कंपनी, उस कंपनी ने और क्योटो यूनिवर्सिटी ने मिलकर के जापान के माध्यम से विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट लॉन्च किया। ठीक है, इसका फंक्शन सिंपल सा बस इतना है कि ये सैटेलाइट जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा, अपना पीरियड वहां पर पूरा कर लेगा, तो जब वापस लौट करके आएगा पृथ्वी की तरफ तो क्या होगा पता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो स्पेस डेब्रिज जो था, जो अंतरिक्ष कचरा था, वो क्या हो गया, यहाँ पर जीरो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा फंक्शन है कि हम स्पेस डेब्रिज को कम करने के लिए लकड़ी के सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, और उसका नाम है लिग्नोसेट। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी ने, वहां की कंपनी सुमितोमी फॉरेस्ट्री जो कि लकड़ी काटने की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के मैग्नोलिया की लकड़ी से, मैग्नोलिया नोट कर लेना कहीं पर, मैग्नोलिया की लकड़ी से इसका निर्माण किया, लिग्नोसेट का निर्माण किया। ठीक है, इसका पूरा फंक्शन केवल इतना है कि ये स्पेस डेब्रिस को कम करेगा, अंतरिक्ष कचरा को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, जापान चंद्रमा पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का 500 देश बन चुका है ना, नोट कर लेना। इसके जो चंद्रयान का नाम था वो था मून स्नाइपर, नाम था मून स्नाइपर इसका नाम था। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के दक्षिण में
जो सियोली क्रेटर है वहीं पर ये लैंडिंग करने में सफल रहा है। ठीक है, सियोली क्रेटर में ये लैंडिंग करने में सफल रहा है। जापान दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर की है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर क्या की है, याद हो गया। अब अगला पॉइंट समझो। ठीक है, इसरो ने क्या किया भाई, इसरो की एक कॉमर्शियल शाखा है, कॉमर्शियल ब्रांच, उसका नाम है NSIL। ठीक है, NSIL। NSIL है क्या दरअसल, अगर आप जान दोगे तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम इसका है। ठीक है, ये इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के एडमिनिस्ट्रेशन में इसका स्थापना किया गया है। ये गवर्नमेंट की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और ये करती है कि इसरो के जो वाणिज्यिक कार्य है, जो कॉमर्शियल काम है, उस पर ध्यान देती है। ठीक है, इसी ने क्या किया कि इसरो का एक रॉकेट है, उसका नाम है GSAT-20। जैसा ध्यान देना, इस रॉकेट का इस उपग्रह के सैटेलाइट का एक दूसरा नाम भी है GSAT-20 का, उसका नाम है GSAT-N3, GSAT-N2। ठीक है, GSAT-N2। तो GSAT-N2 हो या GSAT-20 हो, इन दोनों सेम ही चीज हैं। ये है क्या, ये जब उपग्रह सैटेलाइट जब जाकर के अपने लोकेशन पर स्टेब्लिश हो जाएंगे तो हमारे जितने भी ये पूरे उपमहाद्वीप का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराएंगे, ये इसका पूरा फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसरो ने GSAT-20 या GSAT-N2 इनको स्पेस एक्स, वही स्पेस एक्स याद करो। ठीक है, कौन सा स्पेस एक्स, एलॉन मस्क वाला स्पेस एक्स जो कि फॉल्कन रॉकेट छोड़ता है। ठीक है, उसके माध्यम से इसरो ने GSAT-20 या GSAT-N2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसरो किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से उस मतलब अपने सैटेलाइट को उसने लॉन्च किया था डिसेंट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्पेसएक्स का फॉल्कन जो रॉकेट है उसके माध्यम से इसरो ने सफलता यहाँ पर प्राप्त की है और इसमें भूमिका रही है किसकी, NSIL की। ठीक है, NSIL की भूमिका रही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी भूमिका यहाँ पर रही। अगला देखो भाई, आदित्य L1 मिशन। अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, समझना ध्यान से। आदित्य L1 मिशन है क्या, दरअसल इसरो ने, ठीक है, PSLV C57 के माध्यम से, PSLV C57 के माध्यम से, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, एक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। 5 वर्ष की कार्यावधि है, आदित्य L1 मिशन है। कहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो L1 क्या है, तो लैग्रेंजेस पॉइंट। देखो, पृथ्वी और सूरज के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं अंतरिक्ष में जिनको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जहां पर सूर्य और पृथ्वी इन दोनों, ठीक है, पिंडों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है। अब देखो, जैसे एक पॉइंट आप लोगों का ये हो गया जो कि सूरज और पृथ्वी के, सूरज और पृथ्वी के जस्ट बीच में तो नहीं है, मतलब एक डिस्टेंस पर है। ठीक है, L1, यहीं पर आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। यहीं पर क्या किया गया है, आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है, जो कि L1 पॉइंट के मैं बताऊं तो L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की टोटल दूरी का लगभग 1% है। पृथ्वी और सूर्य की टोटल दूरी का लगभग 1% है। इस L1 पॉइंट पर, जहां पर पृथ्वी और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर जो सैटेलाइट्स रहती हैं, यहाँ पर जो उपग्रह रहते हैं, वो बहुत ही इजीली वहां पर रह पाते हैं, बहुत कम उनको एनर्जी लगती है रहने के लिए। ठीक है, इसलिए L1 पॉइंट पर यहाँ पर भेजा गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे पॉइंट और हैं, टोटल 5 ऐसे पॉइंट पृथ्वी और सूरज के मध्य में हैं, जिनको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, L1, L2, L3, L4 और L5। ध्यान रखना, सूरज के जस्ट अपोजिट में L3 है, पृथ्वी जस्ट अपोजिट में L2 है। ठीक है, L1 बीच में आएगा, L4 और L5 आप लोगों का परपेंडिकुलरली यहाँ पर आता है उसके रास्ते में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट यहाँ पर है। अगला जो पॉइंट आप लोगों का है, वो पॉइंट लास्ट पॉइंट भी आप लोगों का है, उसका हम लोग करेंगे रिवीजन इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जर्मनी ने हाल ही में वैक्स की एनर्जी से, वैक्स की उष्मा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर दिया। मतलब खलियरपन की पूरी हद। अरे किसी फूल का प्रयोग कर लो, कुछ और चीज का प्रयोग कर लो, वैक्स का मोम का प्रयोग करके रॉकेट लॉन्च कर दिया। किसने, जर्मनी ने। तो जर्मनी की कंपनी, उसका नाम है हाई इम्पल्स। हाई थे वो लोग, मतलब कुछ तो मतलब हाई थे। ठीक है, हाई इम्पल्स। इसके जो रॉकेट है उसका नाम है SR-75। SR-75 रॉकेट है। ठीक है, इन्होंने कुनिब्बा प्रक्षेपण स्थल जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, वहां से क्या किया, जर्मनी ने अपना पहला मून की ऊर्जा से एक रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया। ठीक है, मून की ऊर्जा से रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया है। ये बातें ध्यान रखना। एक पॉइंट और भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, 43 नंबर पॉइंट डाल करके। वो नंबर आप लोग का है PS4 इंजन के बारे में। PS4 इंजन के बारे में। ठीक है, PS4 गेम होता था, PS4 इंजन क्या समझो। PSLV के चौथे चरण में इस इंजन का प्रयोग किया जाएगा।
और इसका निर्माण किसने किया? तो विप्रो 3D कंपनी ने किया। विप्रो 3D कंपनी ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके से 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करते हुए इस PS4 इंजन का निर्माण किया है, जो कि PSLV के चौथे चरण में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये बात बस आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो PS4 इंजन विप्रो 3D ने इसको निर्माण किया है। इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मतलब 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट था इस टॉपिक के अंदर। अब समझो, आपके सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। साइंस के टॉपिक से डरना नहीं है, पहली बात। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर वो पॉइंट्स आपने नोट कर लिया है तो उनको रिवाइज करो। ये पीपीटी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड कर लेना, नोट्स कर लेना। जितने लोगों ने भी नोट्स बनाए होंगे इस पूरे क्लास के साथ, ठीक है, वो नोट्स मेरे साथ शेयर कर देना। मैं एक बार चैनल पर शेयर कर दूँ ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगा, और मैं भी देख लूंगा मैंने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए, कौन से पॉइंट छूट गए। ठीक है, ये सब देखो। ग्लोबल इंडिया AI समिट कहां पर किया गया? भारत मंडप, नई दिल्ली में। इसी के अंतर्गत IMF ने AIPI डैशबोर्ड बनाया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इसमें भारत को इसने इमर्जिंग मीडियम इकोनॉमी के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। ये इमर्जिंग मार्केट जो है उसके अंतर्गत शामिल किया। 72nd रैंक यहाँ पर दी हुई है, 72nd रैंक यहाँ पर दी हुई है 0.49 स्कोर के साथ, 0.49 स्कोर के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो भारत जो है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है इस साल। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है कि IIT बॉम्बे और TCS ने मिलकर के माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण किया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोचिप इमेजर रहेगा। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था कि परम शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितनी होती है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगला टॉपिक है कि कार्टी सेल थेरेपी जो है, ठीक है, इसका निर्माण IIT बॉम्बे और एक कंपनी है टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है, और एक इम्यूनो एक्ट जो कि IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है, इन तीनों ने मिलकर के भारत की पहली स्वदेशी नेक्स्ट कार 19 नाम से कार्टी सेल थेरेपी का निर्माण किया। ठीक है, कार्टी सेल थेरेपी का निर्माण किया हुआ है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अगला देखो भाई, भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंसर टनल सुविधा जिगर ठंडा के नाम से कानपुर में, IIT कानपुर में इसको स्टेब्लिश किया गया है। पहला नैनो सेंसर जो कि सर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, सरफेस इनहेंस्ड रमन स्कैटरिंग पर। ठीक है, ये क्या करेगा? तो साइटोकाइंस जो कि प्रोटीन्स का एक समूह होता है जो कि सेल के अंतर्गत बीमारियों का निदान करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वैसे नैनो सेंसर का डेवलप किया है IIT जोधपुर ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोगों का भाई, IIT पटना ने कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का निर्माण किया हुआ है। इसको इसके लिए पेटेंट मिल गया 20 साल का। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कौन सा है? नोट पेन है, सौरभ एच मेहता की कंपनी है, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी LG सिग्नेचर का है। ठीक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने चिली अटाकामा में सेरो चांदन तोरे इस शिखर पर इसको स्टेब्लिश किया है। ठीक है, इतनी पॉइंट याद रखना। 109 साइंस कांग्रेस इस बार हुआ नहीं, सस्टेनेबल इसका टॉपिक था, खुद ही सस्टेन नहीं कर पाया। याद करने का बेहद सिंपल तरीका है, LPU में होने वाला था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पे कराओगे तो क्या ही होगा। ठीक है, मतलब हुआ नहीं इस बार। रुद्रम टू एयर टू सरफेस, ये एक मिसाइल है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम है जो कि 300 किलोमीटर तक जाकर के मारेगा। सुखोई 30 MK1 से इसका प्रक्षेपण किया गया, DRDO ने बनाया है, स्वदेशी है। रुद्रम 2 याद रखना। INS जटायु और INS द्वीपरक्षक, एक कवरती में है, एक मिनिकॉय आइलैंड में, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र गोरखपुर के कैंपियरगंज में निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखना। MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, थर्ड पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक की रेंज में इसको मारा जा सकता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखो, मैं आप लोगों को इसके आगे कुछ पॉइंट और समझाता हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो, रुद्रम हो गया, जटायु हो गया, ये हो गया MPT। जैसे मेरा मैकबुक डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, बट ठीक है, हम लोग क्लास को बस कंप्लीट ही करने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं बच्चा भी कर ले रहा हूँ कि बचा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दरअसल अगर ये 0 डिस्चार्ज हो गया ना, तो क्लास यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। देखते क्या होता है, ठीक है, परेशानी होना है।
अगला है स्मार्ट मिसाइल। मैंने आपको बताया ना कि टॉर्पीडो जो होता है, जो कि जल के अंदर अपने टारगेट को ढूंढता है, टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो के लिए स्मार्ट मिसाइल बनाया गया। मिसाइल का फंक्शन केवल डिलीवरी बॉय का होता है, वो टॉर्पीडो को ले आकर के छोड़ देता है, ठीक है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है कहाँ पर, तो कलाम आइलैंड पर, ठीक है। कलाम आइलैंड पर निर्माण किया हुआ है। पैरासूट बेस्ड रिलीज सिस्टम है, ये अपने टारगेट को ढूंढ करके मार देगा। भारत का एक सबसे स्वदेशी टॉर्पीडो, इसका नाम है वरुणास्त्र, ठीक है। वरुणास्त्र ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FWD-200B ये आपका स्वदेशी बमवर्षक है, ठीक है। बमवर्षक यूएवी है, जिसका निर्माण फ्लाइंग वेज डिफेंस ने किया हुआ है, फ्लाइंग वेज डिफेंस ने किया हुआ है। ये बात ध्यान रखना। ये प्रेडेटर ड्रोन जो कि अमेरिका का है, ठीक है, बमवर्षक है, उसी की तर्ज पर इसका भी निर्माण यहाँ पर किया गया, ठीक है, लेकिन उसे 10 गुना सस्ता है। अब देखो अभी अगर हम ध्यान दें तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में 5वीं MCA बार नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि यार्ड 81 में शामिल हुआ है। LCM-13 इसका नाम है, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, पटना 5 मिसाइलें प्रमुख है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 सरफेस टू सरफेस और लास्ट के 2 आप लोगों के सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। नाग को हटा देना बीच में से बस। अब यह तो तरीका क्या है, अग्नि प्राइम। अबे डीआरडीओ ने ओडी मतलब उड़ीसा में कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि क्या है, पृथ्वी अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी मारक क्षमता 1600 किलोमीटर से करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है। आकाश NG क्या है, आकाश न्यू जनरेशन। आकाश क्या हुआ भाई, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, ठीक है। ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से इसका प्रक्षेपण किया गया है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पटना में वो 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नागास्त्र वन क्या है, तो स्वदेशी सुसाइडल ड्रोन है, जाके जाके फट जाएगा जहां पर फटना होगा, ठीक है। GPS बेस्ड है, 30 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, 4500 मीटर हाइट रह सकता है और 60 मिनट तक के समय ये हवा में रह सकता है, ठीक है। नुब्रा वैली लद्दाख में इसका प्रक्षेपण यहाँ पर मतलब इसका टेस्टिंग यहाँ पर किया गया, ठीक है। टेस्टिंग यहाँ पर इसका किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई अगला है महाबली। महाबली क्या है, तो बर्थिंग और अनबर्थिंग के लिए इस महाबली का प्रयोग किया जाएगा। महाबली बहुत बलवान है, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाएगा कि अनबर्थिंग और बर्थिंग करने के लिए 25T बुलार्ड पुल टग इसको कहा जा रहा है, ठीक है, इसको कहा जा रहा है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यूएवी है। इसका निर्माण अडानी डिफेंस ने किया हुआ है, ठीक है। इसको नाटो की जो सर्टिफिकेट है वो मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि नाटो के जो देश हैं उनके एयर सिस्टम में भी जाके काम कर सकता है, ठीक है, काम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल वेदर में ये वर्क करेगा। तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा STANAG स्टानाग 4671 क्या है, तो ये नाटो का एक सर्टिफिकेट है जो भी अभी हाल ही में दृष्टि जो 10 स्टारलाइनर इसको दिया गया है, ठीक है। बहुत क्लियर था क्वेश्चन। अब अगला देखो अभ्यास क्या है भाई, तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल ईगल टारगेट है। छोड़ दिया, उसके माध्यम से हम रॉकेट का प्रक्षेपण करके रॉकेट को लॉन्च करके हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सही प्रकार से टारगेट को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभ्यास वही नाम है इसका, ये जो अभ्यास आप लोगों का है, ठीक है, इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको यूज किया जाएगा टारगेट के तौर पर, जो कि रियलिस्टिक खतरा को दिखाएगा, एक माहौल पैदा करेगा, ठीक है। INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, इनको भी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया 40 वर्ष की सेवा के पश्चात। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इनका जो अंतिम फंक्शन था वो यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। उग्रम क्या, तो उग्रम हमारा एक असॉल्ट राइफल है जिसको डीआरडीओ और द्वीपा आर्मर कंपनी जो है, द्वीपा आर्मर इंडिया, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 500 मीटर तक के टारगेट को भेद पाएगी। 20 राउंड की गोली इसमें एक बार भरी जा सकती है। 4 kg का इसका वेट है, 4 kg का वेट है। तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। उग्रम क्या है, एक असॉल्ट राइफल है। अब देखो स्पेस सेक्टर में अगर हम घुसे तो चांग ई मिशन चंद्रमा का है। इसने कुछ सैंपल वहां से लेकर के वापस आया है। ये इसकी सबसे खास बात है कि सैंपल ले आने वाला विश्व का पहला देश बन गया, जो कि साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करता है, वहां से सैंपल लेकर के वापस आता है, ठीक है। टांग E6 में पाकिस्तान का भी एक पेलोड शामिल था, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, तो इसको आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अग्निबाण रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस का एक रॉकेट है, जो कि पहला प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष, जो कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है, वहां से इसको अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये रॉकेट दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट था, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अग्निबाण के संदर्भ में प्री फायर मिशन एक क्लाइमेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 2 क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं नासा के द्वारा, एक आर्कटिक के लिए, एक अंटार्कटिक के लिए, ठीक है। एक आर्कटिक के लिए, एक अंटार्कटिक के लिए, दोनों जाकर के वहां पर इंफ्रारेड के माध्यम से वहां पर कितनी हीट निकल रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन चाइना और रशिया,
इन दोनों के द्वारा 2035 तक बुनियादी स्टेशन का निर्माण किया जाएगा चाइना पर, साउथ चंद्रमा पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है। पुष्पक क्या है, तो इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। मंगल क्रेटर पर 3 नाम खोजे गए हैं, ठीक है। एक आपका लाल है, एक मुरसान है, एक हिलसा है। मुरसान यूपी का एक शहर है, हिलसा बिहार का नालंदा का एक शहर है, मुरसान हाथरस में है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना। थारिस वॉल्केनो, मंगल ग्रह के वेस्टर्न गोलार्ध में थारिस वॉल्केनो में इन तीनों का नामकरण किया गया, ठीक है। फ्लोट जो कि चंद्रमा की पहली रेलवे प्रणाली होगी, वो नासा डेवलप कर रहा है। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले दूसरे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, और भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष पर्यटक के तौर पर गए हैं, ठीक है। इनको जो अमेजन वाली कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके NS-25 मिशन के द्वारा न्यू सेफल्ड रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। और इन्होंने ही अभी रिसेंट में माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में एक माउंट है, ठीक है, वहां पर इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की है, ठीक है। बड़े मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये कार्य भी किया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, पाकिस्तान ने फतह 2 एक रॉकेट प्रणाली लॉन्च किया है। इसी के संदर्भ में हमने 3-4 पॉइंट और देख लिया था कि S-400 रशिया का है, इजराइल का एक आयरन डोम है, और भारत अपना प्रोजेक्ट कुछ को यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो है टीसेट 1 टाटा का है। सेरोजेनिक इंक, ये दो कंपनी, सेटोजेनिक इंक, इन दो कंपनी मिलकर के इसका निर्माण किया है, टाटा और सेटोजेनिक इंक, ठीक है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको भेजा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भारत का पहला निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टीसेट 1A है, जिसका निर्माण टाटा ने किया, ठीक है। इतनी पॉइंट हम लोग को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हाल ही में IAU ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट का नामकरण किया है, ठीक है। ये शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट क्या है, जहां पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंड किया था। इसी दिन हम लोग नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लो कि IAU ने, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, इसने किस तारीख को शिव शक्ति पॉइंट का नाम घोषित किया, ठीक है। ये तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 19 मार्च 2024, ठीक है। तो 19 मार्च 2024 को, मतलब रिसेंट में ही, ये शिव शक्ति नामकरण IAU ने यहाँ पर घोषित किया हुआ है, ठीक है। आयु का ये जो शिव शक्ति नाम है, नाम का मतलब क्या है, मोदी ने समझाया था कि शिव क्या है, तो शिव हमारे उस संकल्प को दिखाता है कि हम मनुष्य जाति का कल्याण करना चाहते हैं, ठीक है। और शक्ति उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाती है कि हमारी क्षमता है कि हम इसको कर सकते हैं, हमारी ताकत है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो शिव शक्ति का मतलब ये है पूरा। शिव शक्ति मतलब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच का जो एकता है, उस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तिरंगा, जो कि चंद्रयान 2 जहां पर फेल हुआ था, इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी असफलता आपकी अंतिम असफलता नहीं होती, आप उसके बाद बहुत सारी सफलताओं को भी प्राप्त करने के लिए आपको लगना पड़ता है। तो तिरंगा उस बात को रिप्रेजेंट करता है। तिरंगा का नामकरण अभी IAU ने घोषित नहीं किया, ध्यान रखिएगा, अभी केवल मोदी जी ने इस नाम को बोला था, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, उसका नाम है कासा, ठीक है। 2045 तक मंगल ग्रह पर, 2032 तक चंद्रमा पर, और नूरी रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ये 3 इसके कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। स्काई रूट का विक्रम रॉकेट हो गया था, हमने डिस्कस कर लिया था। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, जिसका नाम है लिग्नोसैट है, जापान का सैटेलाइट है, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जापान के इस मिशन का नाम मून स्पाइनर था, मून स्नाइपर था, मून स्नाइपर नाम था। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो ने अभी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 के माध्यम से GSAT-20 या फिर GSAT-9N2 का प्रक्षेपण किया। इसमें NSIL की भूमिका बहुत ज्यादा रही, और ये करेगा क्या, GSAT-20 या फिर GSAT-N2, ये भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा को प्रदान कराएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। साइंस टेक की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12:30 बज चुका है, मैं क्लास रिकॉर्ड करते करते रात के, और मेरी गला भी अब बैठ चुका है, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये क्लास आप लोगों को हेल्प करेगा साइंस और टेक के इस पूरे टॉपिक को समझने में। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, साइंस टेक का टॉपिक ऐसा है कि इसमें याद करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, समझने को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो किया। मैंने समझने और याद करने दोनों के जो केवल इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे, केवल उनको ही मैंने कवर किया हुआ है। तो आई होप कि ये सब क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। इस क्लास के संदर्भ में आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपका रिव्यू है, आपका सजेशंस हैं, आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेरीज हैं, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर दो। वीडियो को लाइक करो, हमें मोटिवेट करो, क्योंकि आय दृष्टि आप लोगों की आने वाली है, और आय दृष्टि जैसे मार्केट में आएगी, Day 1 से क्लास यहाँ पर स्टार्ट होगी। कंटिन्यूअसली 10 से 12 दिन में हम लोग पूरे आय दृष्टि को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचेगा।
पूरे टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। ये सबसे असली हमारे पास एक स्ट्रेंथ बनने वाली है करंट अफेयर। 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप लोग बताओ इस कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बताओ कि भाई क्लास कैसी लगी है, क्या आपके अतिरिक्त डाउट यहाँ पर बच रहे हैं, क्या आपको अन्य समस्याएं फॉलो कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बताओ। 15 तारीख को आप लोगों का ओपन टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में हम लोग आपके बहुत सारे डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट सब लोगों को देना है। करीब 3000 रजिस्ट्रेशन आज हो चुका है। जिस दिन एग्जाम है उसमें करीब 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी करीब मान के चलो 1000-1500 बच्चे यहाँ पर और रजिस्टर करेंगे, तो अराउंड 4000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन टोटल होगा। उसमें आपकी रैंकिंग बनने वाली है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।